तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आओ सबसे पहले फ्रेमवर्क याद कर लेते हैं। फ्रेमवर्क दो हिस्सों में है। सबसे पहले फ्रेमवर्क का जो हिस्सा है उसके अंदर आता है सबसे पहले कंपोनेंट, फिर आर्किटेक्चर, उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क एंड कंट्रोल, लॉ एंड गाइडलाइंस और फिर मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने शुरुआत की थी वर्चुअलाइजेशन से, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग, फिर मोबाइल कंप्यूटिंग। उसके बाद ग्रीन आईटी, फिर BYOD, फिर IoT, फिर वेब 3.0, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लास्ट मशीन लर्निंग। इसका मतलब फ्रेमवर्क सबको याद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना शुरू किया था। ई कॉमर्स क्या है? इससे पहले हमने बताया था इसका वेटेज एटलीस्ट 10 मार्क्स का है इस नए डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। ये पहला पेपर था ना MCQ वाला, जो अभी हुआ मई वाले बच्चों का। अब आपका ये सेकंड पेपर होने जा रहा है। ठीक है ना। बुक्स भी आ गई है हमारे पास में MCQ वाली। मैंने कहा आज आपको दिखा देंगे। अभी सैंपल ही आया है मेरे पास में, अभी पूरा बुक का सेट आना बाकी है। ये 2 बुक्स है हमारे पास में MCQ वाली। ठीक है ना। एक ओल्ड सिलेबस के लिए ये रेड कलर वाली, एक ग्रीन वाला, ग्रीन एडिशन, ग्रीन IT के हिसाब से मैंने भी निकाला है, ये न्यू सिलेबस के लिए। ठीक है ना। दोनों में 30-30 जो है वो MCQ सेट बने हुए हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के 30-30 MCQ सेट बने हुए हैं इसके अंदर। और 318 पेज का तो ये है हमारा ओल्ड सिलेबस वाला, और न्यू सिलेबस वाला जो है हमारा करीब 296 पेजेस का है ये। ठीक है ना। चारों सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, चारों सब्जेक्ट के। और पिछले बार का जो हमारा एडिशन था ये वाला, इसकी हमने करीब 25,000 कॉपी सेल आउट की थी पूरे भारत भर में। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज, और अभी तक किसी एक सिंगल पब्लिकेशन या मिल के ऑथर्स ने चारों बुक्स एक साथ नहीं लिखी है। लोग जनरली क्या कर रहे हैं, MCQ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, क्लास में दे देते हैं, ठीक है ना, या किसी ऐप पे दे देते हैं। लेकिन एक साथ 3-4 सब्जेक्ट को एक ही फॉर्म में, किताब के फॉर्म में देने वाले हम ही हैं पहले। ठीक है। और ये हमारे लिए प्रिंट कर रहा है भारत पब्लिशर, जो हिंदुस्तान का बड़ा पब्लिशर माना जाता है। ठीक है ना। और इस बार हमारे को होप है हम इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचेंगे। पिछली बार 25,000 बच्चों तक पहुंचे थे, ओल्ड और न्यू मिला के। इस बार हम उससे ज़्यादा पहुंचने वाले हैं। पिछली बार का सक्सेस रेशियो क्या था हमारा? पिछली बार कम से कम इसमें से 60% क्वेश्चन उठ गए थे। इस बार हमारी कोशिश है, जो हमने पुराने बच्चों से मेमोरी, बेस्ट ऑफ मेमोरी से पूछा है, वो क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश की है। नंबर ऑफ MCQ सेट भी बढ़ाए हैं, और इस बार हमारी होप है इसमें कम से कम 80% क्वेश्चन पिक हो जाएंगे। जो आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, उनमें से जो जो प्रॉबेबल बन सकते हैं सब हमने इसमें देने की कोशिश की है। तो बहुत जल्दी आपको जैसे वो आ जाता है, ये सारे इंडिविजुअली आपको अवेलेबल करवा देंगे, अलॉन्ग विद अदर नोट्स आपको देने ही है हमारे को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो ये 2 चीज़ें और आपके साथ में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस साथ में शुरू कर सकते हैं अपन इसकी। क्लियर? मंगा लो तो बढ़िया ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वैसे तो क्लास में हम सभी करवा देंगे, और मंगवाने में कोई हर्जा नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट है नहीं उसकी, या वो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके कॉस्ट में? इंक्लूडेड है तो फिर मंगानी है अपने को। पैसे दे दिए फिर नहीं मंगा, तो फिर अपने से समझदार कोई नहीं। पैसे दिए में मंगा लो, फिर तो देर ही मत करो। पैसे देने के बाद फिर वसूली में पीछे क्यों रहना? हमने पैसे दे के मंगाना पड़ा जब, तो 2 बार सोचा है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा तो अपन जावे उस केस में। पैसे दिए में तो मंगाना ही मंगाना है। ठीक है ना। वैसे सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है, और एक्सेल का हर टीचर सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलता है, क्योंकि पहले भी आया करते थे, है ना। बीच में 1-2 अटेम्प्ट नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने, तो हमें तो पता है क्या क्या पूछते हैं। तो हम अपने सारे नोट्स में इंक्लूड कर चुके हैं इन चीज़ों को, पर फिर भी एक बार मंगाने में कोई हर्जा नहीं है अपने पास में। ठीक है। तो सभी लोग मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको ले लेना ही चाहिए। मैं तो शुरुआत कर रहे हैं अपन। पहला सवाल क्या था? ई कॉमर्स किसे कहते हैं? 6 चीजें याद हैं क्या सबको? सबसे पहली चीज क्या है? इट इज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। सेकंड क्या है? इट इज ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंपनी, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। यहां कंपनी है फ्लिपकार्ट, कस्टमर है मी एंड यू, और बिजनेस पार्टनर है अमेजन। कौन कौन है? सैमसंग, एप्पल, ठीक है, फिलिप्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो अपना माल यहाँ, नोकिया जो माल बेचती हैं इसके ऊपर। तीसरी बात क्या थी? इट इज थ्रू ऑटोमेशन। चौथी बात क्या थी? रिलायबल। पांचवी बात क्या थी? सिक्योर कनेक्शन। सबका मतलब ही पता है ना। 6 बात कौन सी थी? इट इज सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड खासतौर से MCQ के लिए याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, ये किस किस पे होता है? कंप्यूटर्स पे होता है, डेस्कटॉप पे होता है, लैपटॉप पे होता है, और
मोबाइल पे होता है, इन सब पे किया जा सकता है। फिर हमने एक डायग्राम देखा था ट्रेडिशनल कॉमर्स का, कि कैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर पे होते हुए माल कस्टमर तक पहुंचता है, जहां पे दो लोग या इंटरमीडिएटरी हैं जो क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन तो नहीं करते लेकिन प्राइस एडिशन कर दिया करते हैं। तो ई कॉमर्स इन वैल्यू एडिशन करने वाले या इन प्राइस एडिशन करने वाले बिचौलियों को, इंटरमीडिएटरीज को खत्म करता है। खत्म करने का तरीका क्या है, ऑर्डर जैसे ही अपन प्लेस करते हैं यूजर द्वारा, इमीडिएटली वो एक शॉपिंग कार्ट में चला जाता है, हमें दिखता है कि हमने यह माल परचेज कर लिया है, और फिर हम किसी भी मोड से उसे पेमेंट कर देते हैं, जिसके कई तरीके हमने डिस्कस किए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम या और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, एक इनवॉइस बन के दिखती है, और इसके साथ साथ दो लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, कस्टमर को और साथ साथ में मर्चेंट को, और इसके साथ साथ हम वेयर हाउस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस माल को पिक करके कार्गो द्वारा कस्टमर तक पहुंचा दिया। जैसे आज ये मैंने कहा था शायद 2 दिन पहले फेडेक्स मेरे को मैसेज आया था 8 तारीख को आपका ड्यू है, आज 8 ही तारीख है, और जिस समय उन्होंने कहा था उसी समय मेरे घर पे डिलीवर करके गए वो। ठीक है, तो बताओ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही है ना। अब हमारी ये बुक्स अमेजन पे भी अवेलेबल है, हर बड़े जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो अमेजन कौन हो गया मेरे लिए, कंपनी, मैं कौन हो गया उनका बिजनेस पार्टनर, और आप अगर इसको परचेज करते हैं वहां से तो कौन हो गया आप। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो ये तो सब्जेक्ट जितना प्रैक्टिकल है उतना तो कोई है ही नहीं। बताओ, सब चीजें तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हुए देख रहे हैं यहाँ पे, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और बाकी के जो टॉपिक्स आएंगे अपने पास में उनमें भी। उसके बाद अपन ने 11 प्रकार के डिफरेंसेस देखे थे एक सवाल में, जो था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स ऑन वन हैंड एंड ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स ऑन द अदर हैंड। वो 11 डिफरेंसेस क्या थे हमारे। पहला, डेफिनेशन का डिफरेंस, ये मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये मैनुअल है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। दूसरा था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का तरीका, ये कैसा है, मैनुअल, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक। तीसरा तरीका था अवेलेबिलिटी का, ये कैसा है, लिमिटेड टाइम के लिए, ये कैसा है 24/7/365 डेज, मतलब अनंत काल के लिए। फिर क्या है, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें फिजिकल गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसमें इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें कस्टमर इंटरेक्शन फेस टू फेस है, तो इसमें स्क्रीन पे देख के अपन स्क्रीन टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। इसमें बिजनेस का स्कोप एक लिमिटेड दायरे में है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हर दुकान का, हर ट्रेडिशनल कॉमर्स के काम करने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म में हम काम किया करते हैं। यहाँ पे रिसोर्स का फोकस सप्लाई साइड होता है, जो माल पड़ा है हम वो बेचने की बात करते हैं, जबकि ई कॉमर्स में हम कस्टमर क्या चाहता है, डिमांड को देखते हुए वो माल को प्रोडक्ट के डिस्प्ले के तौर पे रखा करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग यहाँ वन वे होती है, कस्टमर से कोई फीडबैक नहीं है, हमारे पास जो चीज है वो आपको एक साथ 1 to many में बता दिया करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 1 to 1 मार्केटिंग होती है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में। पेमेंट के तरीके लिमिटेड है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, इसमें इसके अलावा भी, इन तीन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, सीओडी और यूपीआई मेथड है। जहां तक डिलीवरी की बात है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इंस्टेंटेनियसली डिलीवर करता है, तो इसमें कुछ समय लगता है, हालांकि ड्रोन विमानों द्वारा, छोटे हल्के विमानों द्वारा अब चीजें तेजी से पहुंचाई जाने लगी है अमेरिका में, विद इन 4 hours इन ए सिटी, लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है पूरी दुनिया भर में ये उपलब्ध हो जाए। इसके बाद अगले सवाल के तौर पे अपन 8 स्टेप पढ़े थे, जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के भी है। 8 स्टेप क्या है, सबसे पहला, गो टू द वेबसाइट और मोबाइल ऐप, जिस तरीके से भी आप यूज कर रहे हो। दूसरा क्या था, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3, यूजर नीड टू चूज द करेक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो वो बाय करना चाहते हैं, इन सारी लिस्ट को देखते हुए। नेक्स्ट क्या करते हैं, मेक द फाइनल चॉइस। अगला स्टेप क्या होता है, आफ्टर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस, किस किस टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वंस यूजर गो फॉर द ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको क्या करते हैं, पेमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस को दिखाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर आपका काम सीओडी का नहीं है तो एक ओटीपी जरूर जनरेट होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, सीओडी हर केस में ओटीपी नहीं आता, सीओडी में नहीं आएगा, बाकी सब केसेस में आएगा आपके पास। एंड लास्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिलीवरी टर्म प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू। इसके बाद हमने बेनिफिट 3 कैटेगरी में पढ़े थे। पहले बेनिफिट किसको थे, कस्टमर, इंडिविजुअल और यूजर को। कौन से थे, 6 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, राइमिंग में याद करें तो, कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, इजी टू फाइंड रिव्यूज, कूपन एंड डील्स, एनी टाइम एक्सेस। ठीक है, एक एब्रीविएशन बनाया था CTVECA, ताकि अपन उसको याद रख सके कहां से शुरुआत होती है। 10 बेनिफिट थे बिजनेसमैन को या सेलर को। वो 10 बेनिफिट क्या थे, इंक्रीज कस्टमर बेस, रिकरिंग पेमेंट मेड इजी, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड, डायनामिक मार्केट, रिडक्शन इन कॉस्ट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, इजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंड लास्ट, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। आई थिंक क्लियर है आप सबको। 2 बेनिफिट थे गवर्नमेंट को, पहला कौन सा, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट आउट करप्शन, एंड सेकंड
एग्जैक्टली, रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल, मतलब पेपर की बात हो रही है। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। हमने 6 कंपोनेंट बताए थे, कुछ पढ़े थे, 6 के नाम जरूर याद हो जाने चाहिए। पहला कंपोनेंट यूजर, दूसरा ई कॉमर्स का वेंडर, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आज पढ़ना शुरू करेंगे, फोर्थ इंटरनेट एंड नेटवर्क, पांचवा वेब पोर्टल, छठा पेमेंट गेटवे। वन मोर टाइम, देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। कौन कौन से? पहला यूजर, सेकंड ई कॉमर्स वेंडर, थर्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ इंटरनेट और नेटवर्क, फिफ्थ वेब पोर्टल, सिक्स पेमेंट गेटवे। देखो याद हो गया। तो अब तक जितना पढ़ा है सब याद है, तो होप करेंगे ये सब सब्जेक्ट हम इसी तरीके से लास्ट डे तक भी याद कर लेंगे। अब वापस से बात करते हैं यूजर की। बताया था हमने, एनीबडी इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रोक्योरिंग आइटम फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट्स और एनी ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन इज नोन एज ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का कंपोनेंट या यूजर कहलाएगा, और अगर ये एम कॉमर्स में होता तब भी ये कंपोनेंट यूजर ही कहलाता। उसके बाद सेकंड हमने बात की थी ई कॉमर्स वेंडर, जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे स्नैपडील, जैसे वॉलमार्ट, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी के तौर पे यूजर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके एफिशिएंट और इफेक्टिव होने के लिए 10 बातें कल बताई गई थी। वो 10 बातें क्या हैं? सबसे पहला, इसका अच्छा सप्लाई और सप्लायर चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, जो इसको पीछे से मटेरियल दे सके। ऐसा नहीं हो वेबसाइट पे तो हमने बहुत सारे मटेरियल की डिस्प्ले रख दी, किसी ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, लेकिन एज ए सप्लायर मैं माल ही नहीं दे पाया फ्लिपकार्ट को, तो बताओ इमेज तो फ्लिपकार्ट की खराब हो जाएगी, तो इफेक्टिव थोड़ी कहलाएगा। फिर वो इफेक्टिव तो तब कहलाएगा जब पीछे उसका सप्लायर चेन मैनेजमेंट अच्छा होगा। नंबर 2, वेयर हाउस ऑपरेशन उनके अच्छे होने चाहिए, ताकि आसानी से पिक करके शिपमेंट किया जा सके। आप अगर वो गड़बड़ करके कुछ और शिपमेंट कर देते हैं, माल तो पहुंच गया सही समय पे, मतलब 3 दिन में कहा था 3 दिन में मिल गया, लेकिन जो मिला वो मेरे काम का है क्या? किसी और का पैकेट मुझे पकड़ा गया, तो बताओ मेरे किस काम का? तो बताओ वेयर हाउस ऑपरेशन अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमने आपको बताया था एक एग्जांपल, कौन सा? गूगल क्लास से विजन पिकिंग का आजकल यूज किया जा रहा है सब जगह। नेक्स्ट कौन सा था? शिपिंग एंड रिटर्न की अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, समय पे आप माल भी पहुंचा दे और माल वहां से पिक भी कर ले, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ई कॉमर्स का कैटलॉग और प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत अच्छा बना है, लोग तभी रुकना पसंद करेंगे आपकी वेबसाइट पे जब उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले अट्रैक्टिव होगा। इतने सारे तुम YouTube पे वीडियो देखते हो, क्या हर वीडियो खोल के पूरा देखते हो क्या? बहुत कम वीडियो होंगे जिनको तुम पूरा से पूरा तक देखा करते हो। मतलब उसमें कुछ या तो कंटेंट बढ़िया था, या उसका ग्राफिक्स बढ़िया था, या उसका पिक्चराइजेशन बढ़िया था, या उसके अंदर कोई थीम थी। कोई एक रीजन होना चाहिए ना। तो हमारे पास तो ई कॉमर्स में है क्या? कैटलॉग ही तो है। वो कैटलॉग पसंद आया तो आप रुकना पसंद करोगे, कैटलॉग आपको पसंद नहीं आया, ग्राफिक्स अच्छे नहीं लगे, स्पेसिफिकेशन ढंग से नहीं लिख के मिले, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं मिला, तो आप तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। बताओ ये सब बातें फर्क डालती है कि नहीं फर्क डालती है? डालती है। आपने मेरा पुराना वाला आप देखा होगा एमसीक्यू वाला, उसके मुकाबले ये इंप्रूव्ड है या नहीं है? वो मैंने बताया था आपको, वो पूरा लाल और हरे कलर में था, उतना अट्रैक्टिव नहीं था। हमने भी इंप्रूव किया ना अपने आप को। कल मैं वो भी लाऊंगा और ये भी लाऊंगा, आप खुद देख के बोलोगे पुराने के मुकाबले सर आपने भी इंप्रूव किया है। करना पड़ता है ना। पुराना मुझे भी लग रहा था देसी अंदाज में दे रखा था, ये थोड़े से इंग्लिश कलर में है, तो जो आज के हिसाब से वही देना पड़ेगा ना, जो लोगों को पसंद आता है वो देना पड़ेगा। हालांकि कंटेंट काम का है, लेकिन बताओ कहीं डिस्प्ले पे ये किताब रखी हो तो वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी, जब भी तो कोई खोल के देखना चाहेगा इसके अंदर क्या है। आप कभी भी परचेजिंग करने जाते हैं, खासतौर से मैं कपड़ों की बात करूं, तो क्या करते हो? जैसे हमारे बी रोड पे ये मनाली वाला माल रोड है, एक तरीके से मनाली माल रोड है ना, वैसा ही माल रोड है हमारा, है कि नहीं? शिमला में भी है। तो अपन बी रोड पे निकल रहे होते तो क्या होता है, बाहर से देखते चलते कहाँ कौन सी नई डिजाइन आ गई, कहाँ कौन से नए तरीके के आ गए। अगर वो कहीं हमें पीस अट्रैक्टिव लगता है तभी तो दुकान में जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले तो अपन जाते ही नहीं है, विंडो शॉपिंग करके निकल लिया करते हैं। तो बताओ अट्रैक्टिव अगर कैटलॉग नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हारी वेबसाइट पे रुकना पसंद करेगा क्या? तो उसकी इंपॉर्टेंस है ना, तो अच्छा डिस्प्ले बनाना पड़ेगा हमें। आज इसके लिए कंपोनेंट पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर में, उसको कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। तो आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी बढ़िया बनाओ ताकि आपका कैटलॉग अच्छा दिखाई दे सके। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग और लॉयल्टी प्रोग्राम बना। मैंने जियो का एग्जांपल दिया था, आप जो भी रिचार्ज कराते हैं वो 50 रुपए का एक आपको डिस्काउंट कूपन देता है, जिसको अगली बार आप रिडीम कर सकते हो। तो बताओ उसी के चक्कर में माई जियो ऐप ही नहीं छोड़ते, ना हम पेटीएम पे जाते हैं ना किसी और पे जाते हैं। कल को पेटीएम इससे ज्यादा देने लगे तो माई जियो ऐप छोड़ते देर नहीं लगाए, क्योंकि हमारी लॉयल्टी तो डिस्काउंट से, माई जियो ऐप से थोड़ी है। तो बताओ लॉयल्टी और मार्केटिंग का तरीका अपना के आप कस्टमर को परमानेंट अपने पास में बनाए रख सकते हो कि नहीं बनाए रख सकते हो, ये सब ई कॉमर्स को करना चाहिए। नेक्स्ट, शोरूम और ऑफलाइन परचेजेस का भी एक तरीका होता है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट की फील दी जा सके। वो लोग जो पहली बार ई कॉमर्स करते हैं वो थोड़े से शंकित रहते हैं कि पता नहीं माल कैसा आएगा, पता नहीं पैसा देने के बाद माल देगा कि नहीं देगा। तो उनके लिए हमने बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं ताकि वो आके फील ले सकें कि कंपनी के ये ऑफिशियल शोरूम में जैसा माल दिखता है वैसे ही हमारे घर तक ई कॉमर्स से पहुंचेगा। उसके बाद डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो पसंद करे वो एक मेथड चुन सके।
रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिडिटी का मतलब मैंने कह दिया ऐसे ही होगा। हम कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेंगे, तो कई लोग कहेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देना नहीं चाहते, मेरे पास एक तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, दूसरा मुझे प्रॉब्लम लगती है कि क्रेडिट कार्ड नंबर बता दिया तो कल हैकर ले गया तब क्या करेंगे, तीसरी बात मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं पैसा दे दूं माल नहीं दिया तो आपने, तो बताओ ऐसी साइट पर ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ये कहता है मैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एटीएम से और आपके नेट बैंकिंग से और आपको सीओडी से और आपके ईएमआई से सब तरीके से पेमेंट लेने के लिए तैयार हूं, तो अपन उस साइट पे जाना पसंद करेंगे जहां मुझे ऑप्शन मिलता है। तो डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स के ऑप्शन मिलने चाहिए, तो वो साइट अच्छी साइट कहलाती है। इसके अलावा गारंटीज होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो रिटर्न कर सके। करते कि नहीं करते अपन? कई लोग 7 दिन के अंदर, कई लोग महीने भर के अंदर आपको फ्री गारंटी की सुविधा देते हैं ना, माल पसंद नहीं है भेज देना, और वो लेते भी हैं। ये मान के चलते हैं वो कि कुछ लोग ऐसा जरूर करेंगे, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ही थोड़ी है बाकी सब लोगों को सुविधा से मरहूम कर दिया जाए या उनके लिए छोड़ दिया जाए। अब बताओ किसी का आप दुरुपयोग करने से रोक सकते हो क्या? हमने कहा 7 दिन में आप गारमेंट्स कपड़े हमसे खरीद लो, 7 दिन बाद आप लौटा सकते हो। हमारे जोधपुर के कुछ लोग विशेष है, वो शादियों के दिनों में क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फंक्शन निपट जाता है बढ़िया से, उसकी ड्राई क्लीन कराते हैं, वापस भेज देते हैं, पसंद नहीं आया। ये हो रहा है। किसने बताया मेरे को? कुरियर वालों ने बताया। पुष्पक कुरियर करके यहाँ पे एक है शर्मा जी हमारे। एक दिन मैं किसी मीटिंग में बैठा था, ई कॉमर्स की नई साइट लॉन्च हो रही थी, और उन्होंने कहा सब हम फ्री गारंटीज देते हैं इन सब चीज़ों की, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम आएगी आपको। तो लोगों ने पूछा क्या है, डिटेल में बताओ, तो ये बात उन्होंने बताई। कई लोग क्या करते हैं, जूते वगैरह खरीद लिया करते हैं, ठीक है, फिर पहन के फर्स्ट क्लास धो धुआ के वापस पैक करके रवाना कर देते हैं। तो आप क्या रोक लोगे क्या 100% लोगों को ऐसा करने से? बताओ। कुछ लोग तो ऐसे निकलेंगे ही ना आपके, तो उनको छोड़ के क्या बाकी को सुविधा नहीं देवें क्या? ठीक है, बातों बातों में एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी किसी नए कंसेप्ट को इसलिए आने से मत रोको कि लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, है ना। कुछ लोग तो करेंगे ही, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन कुछ की वजह से बाकी सब लोगों को सुविधा देने से रोका जाना उचित लगता है क्या हमारे को? बताओ, नहीं करना चाहिए हमारे को ऐसा। हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, आपको जानकारी होगी, पता नहीं होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जितनी पायरेसी होती है, टैली की जितनी पायरेसी इस देश में होती है, क्या किसी और सॉफ्टवेयर की होती है क्या? क्या ये उनको पता नहीं है क्या? बिल गेट्स को पता नहीं है क्या? या टैली वालों को पता नहीं है क्या? पर वो कहते हैं अगर ये इस तरीके से भी यूज कर रहा है तो प्रोडक्ट तो मेरा यूज कर रहा है, कॉम्पिटिटर के पास तो नहीं जा रहा है। इस तरीके से, एक तरीके से आपको कॉम्पिटिटर के पास जाने से तो रोक दिया हमने, भाई मेरा फायदा नहीं हुआ तो कम से कम कॉम्पिटिटर का तो नहीं होने दिया। नंबर 2, आज अगर इसकी आदत लग गई तो किसी दिन भी हम आपको कंपेल कर सकते हैं खरीदने के लिए। कैसे कर देंगे? जैसे विंडोज आजकल करता है, आपने कोई इलीगल वर्जन भी इसमें डाउनलोड कर दिया, जैसे ही नेट से कनेक्ट हो गए वो अपडेट करेगा, और अपडेट करते ही आपकी मशीन की आईपी एड्रेस चली जाएगी उसके पास में, और उसके बाद फिर लिखा हुआ आता है दिस इज नॉट ए जेन्युइन प्रोडक्ट, लिखा हुआ आता है साइड में। तो पता चल गया आपको कि विंडोज को भी अब पता चल गया है। अब वो क्रैक डाउन जिस दिन करते भारत सरकार के साथ में पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? ऐसा हो चुका है, विंडोज ने नहीं किया। एडोब फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर जानते हो? जोधपुर में जितने भी प्रिंटिंग पब्लिशर वाले हैं पहले फोकट में यूज करते थे, एडोब वालों ने यूज करने दिया, करो रे। फिर जब उनको लग गया कि अब इनको आदत पड़ गई, अब कहीं जाएंगे नहीं, फिर क्या करो, एडोब वाला एक आदमी जोधपुर आया, पुलिस लेके सारे प्रिंटिंग पब्लिशिंग की लिस्ट थी उसके पास में, एक एक के पास गया और पुलिस को कहा चेक करो साहब इनके पास बिल है कि नहीं है, कि नहीं है, कभी कभी खरीदो। तो बताओ एक ही दिन में क्रैकडाउन करके बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? तुम्हारे को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जियो पहले फोकट की आदत लगाता है, फिर प्राइस कर देता है, बताओ खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता है? आदत लगने के बाद कोई दूर जावे क्या हमारे से? तो ये तरीके होते हैं लोगों के। तो गारंटी वारंटी भी होनी चाहिए, क्योंकि गारंटी से लोग इंश्योर्ड रहते हैं। पसंद नहीं आया तो कम से कम भेज तो सकते हैं, पर क्या सब लोग भेजते हैं क्या? नहीं भेजते ना। तो बताओ अगर 90% लोग नहीं भेजते तो उनको इस सुविधा देने से ही अट्रैक्शन करने में मदद तो मिलती है मेरे को। उनको ये भरोसा है कि माल पसंद नहीं आया तो जाएगा, भले ही नहीं भेजते हो, लेकिन एक सुविधा तो है ना। इस बहाने ही आप क्या कर रहे हो, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बना रहे हो अपना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में अंतर बताया था। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? आपकी पर्सनल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके बिना पूछे शेयर नहीं होनी चाहिए। मुझे रोज ही एक इंदौर से फोन आता है, रोज, ठीक है, पता नहीं मेरा नंबर किसने दिया उनको। रोज एक फोन आता है, सर आप ट्रेडिंग करते हैं क्या? तो पहले तो मैं उनको कह देता था नहीं है, अब रोज ही आ जाते तो कई बार मैं भी मजे लेने के लिए पूछना शुरू कर देता हूँ क्या होती है ट्रेडिंग। अब वो समझाना शुरू करते हैं, फिर मैं उनको कहता हूँ मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूँ, आप यूँ करो पैसे भिजवाओ। तो बोले पैसे हम थोड़ी भिजवाएंगे। तो मैंने कहा फिर फोन आपने क्यों किया? आपको पसंद आया मेरा नंबर चुन के फोन करने का? मजाक पहले किसने शुरू की बताओ? फिर वो फोन रख देते। अब क्या हुआ, मेरा ये नंबर जो मेरा प्राइवेट नंबर है, मैं जिसको दूं उसी को पता चलना चाहिए। अब ये नंबर कहीं ना कहीं किसी ने शेयर कर दिया, बेच दिया, तो अब रोज ही कोई एक फोन आ जाता है। अब मेरे को तो फोन इसलिए उठाना पड़ता है, किसी स्टूडेंट का फोन हो सकता है ना,
प्रॉब्लम में हो सकता है। इतने स्टूडेंट पढ़ा दिए अपन ने, हमारे फ्रेंचाइजी मोड के भी स्टूडेंट हैं, हमारे और भी कई स्टूडेंट हैं। कई बार अननोन स्टूडेंट भी यूट्यूब पे दे के फोन करता है, सर पेन ड्राइव खरीदनी है मेरे को। तो बताओ उसके लिए भी तो फोन पिक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब रोज एक इंदौर का फोन में पिक करता हूँ, किसी भी दिन के समय आता है, क्योंकि अननोन होता है मेरे लिए। लेकिन अलग अलग मूड होता है तो अलग अलग तरीके से उनसे डील कर लिया करते हैं। बताओ मेरी प्राइवेसी का आनंद है या नहीं है ना। अब सपोज ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैंने मेरा फोन साइलेंट मोड में रख रखा है, पर ऐसी क्लास पढ़ाते हुए फोन बजे और मेरे को कहे साहब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो बताओ गुस्सा ही आएगा फिर, है ना। कि ये क्लास ज़्यादा जरूरी है कि वो तेरा फोन ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। इसलिए आजकल मैं कोशिश करता हूँ इन 2 घंटों में फोन नहीं उठाया करता, ठीक है, ताकि क्लास में अपने पास कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, ये क्लास है मेरे लिए। पर बताओ फोन डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है। अच्छा, बुरा तो पता है तब हुआ जब देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने यूपीए कार्यकाल में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, है ना। उनको एक बार संसद में जब वो बीच का ब्रेक हुआ ना लंच का, तो बैठे थे, उनको एक फोन आया कि सर आपको फाइनेंस करा दे क्या। फाइनेंस मिनिस्टर भारत के को फोन आता है किसी कंपनी का, उनको मालूम नहीं प्रणब मुखर्जी का फोन है। क्या मैसेज है कि सर आपको फाइनेंस करा दे क्या। जो देश का फाइनेंस कर रहा हो उसको मैसेज आता है इमीडिएटली डू नॉट कॉल रजिस्ट्री वाला ऑप्शन सरकार लेके आई बीएसएनएल के थ्रू कि साहब कुछ नंबर आप ब्लॉक करवा दो तो इन पे फोन नहीं आएगा। बताओ लोग तो परेशान करते ही है ना, नहीं करते क्या। आपके भी नंबर जब पब्लिक हो जाएंगे ना तब फिर ऐसे ही होगा। कोई आपको गाड़ी बेचने के लिए फोन करेगा, ऑलरेडी पड़ी है ना, फिर करूं क्या, इसका अचार डालूं मैं तेरे से और एक लेके। बताओ मकान आपके पास एक एक 2-2 पड़े होते तो ही कहते साहब एक नया फ्लैट और ले लो, किसके ले लूं बताओ। पर अगले को माल बेचना है इसलिए फोन उनको करना पड़ता है। तो ये प्राइवेसी का ब्रीचिंग है। दूसरा होता है फाइनेंशियल डेटा, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, नेट बैंकिंग के पासवर्ड, एमपिन। ये अगर आपके हैकर के हाथ लग जाए तो आपके अकाउंट से क्या कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। आज अखबार पढ़ो, आज कल के अखबार में था पंजाब के सीएम की वाइफ के 23 लाख रुपए उड़ा दिए हैकर ने। बैंक का मैनेजर बन के फोन किया कि साहब मैं फला फला बैंक से बोल रहा हूं, ये हम जो रिकंसाइल कर रहे हैं, डेटा दो आपका, केवाईसी दो आपकी, फिर एक ओटीपी आएगा वही बता देना। अगले ने ओटीपी बता दिया और उसके बाद क्या हुआ, 23 लाख का एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया। अब उस आदमी को पकड़ लाए। अब वो तो पकड़ इसलिए लाए क्योंकि पंजाब के सीएम की वाइफ थी। मेरे तुम्हारे हो तो पकड़ेंगे क्या, ये बताओ। तो अपन तो गए काम से। तो बताओ सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ या नहीं हुआ। इसलिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे तो तुम सावधान हो, किसी को ओटीपी कभी शेयर मत करना। कोई भी पूछे, कोई ओटीपी नहीं बताना किसी को। आता कि सबको समझ में, कभी नहीं बताना। अपन लालच में फंस के प्रॉब्लम में आ जाएगा करते, ठीक है ना। लालच में आए नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम हुई नहीं। और दुनिया में लालच ही है जो आपको प्रॉब्लम में डाला करती है। आज नहीं तो कल कभी न कभी हम किसी लालच में आ जाते हैं। मैं छोटी सी बात कहूँ आपसे, अगर किसी को फायदा देने का मन करे तो सोच के देखो जरा, अपन किसी को फायदा देवे क्या। पहले तो अपना मन ही नहीं भरता, भरता है क्या किसी एक आदमी का मन भरता है क्या। मेरे को किसी को फायदा देना, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा तो मन ही नहीं भरता किसी को मैं फायदा दूं। पहले तो मेरे को ही आने दो सब। चलो मेरा मन भर गया तो फिर मैं इमीडिएट फायदा किसको दूंगा, सोच के बताओ जरा। मेरी इमीडिएट फैमिली को, मेरी इमीडिएट फैमिली को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे ससुराल का नंबर आता है ना। उसके बाद मेरे यार दोस्तों का नंबर आता है, फिर मेरे मोहल्ले का नंबर आता है, फिर मेरे शहर का नंबर आता है, फिर मेरे देश का नंबर आता है, फिर विदेशी का नंबर आता है। अब तुम्हारे को यूएसए से आती है एक मेल, तुम्हारी इतनी बड़ी लॉटरी खुली है डॉलर की। जरा सोच के देखो, सारे अमेरिकन मर गए जो तुमको हिंदुस्तान में आकर ढूंढा है उन्होंने। सोच के देखो जरा। पर हमारा दिमाग काम नहीं करता। हमें क्या लगता है, अरे इतना बड़ा फिगर, मजा आ गया, जिंदगी बढ़ गई अपने, तो अब अपन मुकेश अंबानी की तरह आराम से रहेंगे। और फिर वो क्या करता है, एक लिंक पे क्लिक करने के लिए कहता है, हमसे कुछ डिटेल भरवाता है और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हमारे बैंक से पैसे चंपत हो जाया करता है। बताओ अगर अपन इतने ही लकी होते तो ऐसी क्लास में बैठ के धमीड़े ले रहे होते क्या सीए का कोर्स करने के लिए। अच्छा पता है तुम्हारे को, सीए स्टूडेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मरने के बाद उसके लिए केवल स्वर्ग लिखा है। मालूम है क्या, नहीं मालूम होगा शायद मेरे ख्याल। एक बार एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सीए भगवान जी के पास पहुंचे। उससे पहले आपको मालूम है यमराज का एक अकाउंटेंट बैठा करता है चित्रगुप्त। उसने लेखा जोखा देखा कि ये कौन, कि ये डॉक्टर है, कि इसने कई बार उल्टे सीधे काम किए हुए हैं मरीजों के साथ में, इसको तो बिना देखे नर्क में भेजो। इंजीनियर है कि इसने पुल वुल गड़बड़ बनाए हुए हैं, इसको भी सीधा नर्क भेजो। फिर आया सीए का नंबर, फिर पूछा ये कौन, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भगवान ने बोला कि इसको सीधा स्वर्ग भेजो। तो चित्रगुप्त ने पूछा ऐसा क्यों, कि बेटा ये पीछे 3.5 साल नर्क भोगा है ना, आईसीआई के अंडर में भोग है, अब इसको और कितना भोगवाएंगे बताओ, इसको तो सीधा स्वर्ग भेजो। बताओ अब हमने 2 ग्रुप पढ़ा के तुम्हारी लाइफ वैसी कर दी है कि नहीं कर दी है। सुबह कितने बजे निकलते हो और घर कितने बजे घुस रहे हो। कल ही बात हो रही थी मेरी, 5 बजे उठते हैं,
रात को 9 बजे तक घर पहुंचते हैं और बीच में कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती है ना। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे, ठीक है। फिर अच्छा अभी तो कुछ नहीं है ना, डरा नहीं रहा हूं मैं, थोड़े दिन बाद संडे भी शुरू कर देंगे हम, है ना। थोड़े दिन बाद संडे भी शुरू हो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या, ना संडे है ना सैटरडे है ना मंडे, सब एक दिन जैसे एक जुड़ जाएंगे। अच्छा फिर क्या होगा, इस 3.5 साल के कोर्स के दौरान ही सारे फंक्शन बीच में आएंगे, होली भी बीच में आएगी, दिवाली भी बीच में आएगी, घर में किसी का शादी का फंक्शन भी बीच में आएगा और तुमको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो बताओ इससे बुरी स्थिति तो क्या हो सकती है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम एक चीज तो आपके साथ तय होगी, स्वर्ग नसीब होगा तुम्हारा, है ना। इसलिए कोर्स कर लो। अच्छा ये तो पता है अपने को, पूरे देश भर में 130 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कुल मिला की संख्या 3 लाख के आसपास है। तो एलीट क्लब तो है ही, हमसे तो ज्यादा हर आदमी है, इंजीनियर ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा है, दूसरे भी ज्यादा है, लेकिन एलीट क्लब है कि नहीं है बताओ। प्रधानमंत्री मोदी को भी अगर अपना रिटर्न भरना पड़ेगा तो साइन की जरूरत तो पड़ती है, एक सीए की नहीं पड़ती है। तो आप उस कैलिबर के लोग हो, कम मत आंकना अपने आप को। तो ये तकलीफें हैं तो सहन करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में कहावत बनी हुई है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ठीक है ना। जब मुश्किल हालात हो जाते हैं तो मुश्किल हालातों में ही काम करने वाला आदमी आगे बढ़ सकता है, बाकी तो लोग हिम्मत हार जाया करते हैं, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी है अपने को, हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी की ही प्रकाश दिखाई देती है अपने को। सुरंग कितना ही अंधेरी हो, अल्टीमेटली कहीं तो एक छोर खुलता ही है ना उसका। इसलिए कभी डिसहार्टन मत हो जाना। इस कोर्स के दौरान कई बार ऐसा लगेगा क्या झंझट मोल ले लिया हमने, ठीक है ना, लेकिन बनाए रखना है वो विश्वास, तभी जाके ये सब चीजें पूरी हो पाएगी। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट दौरान ही आपको लगेगा, फिर तो आप यूज तो हो जाओगे, फाइनल में समय भी बहुत मिलता है हमारे को, 2.5 साल का समय मिलेगा हमें। ये अभी का समय, और अभी वैसे देखा जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा समय, इससे पहले वाले को इतना समय नहीं मिला। आपको तो मई में देना, उनको तो नवंबर में देना था, तो बताओ उनके लिए तो समय कम था, उन्होंने भी किया, तो आप तो कर ही सकते हैं। इसलिए कभी डिसहार्टन नहीं होना है, अपने को लगे रहना है इस चीज के ऊपर। तो हमने बात कर ली प्राइवेसी और सिक्योरिटी की, आओ शुरू करते हैं इससे आगे, और इस सबको हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको डिटेल में चैप्टर 1 और चैप्टर 5 में बात की जाएगी। आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, तीसरा कंपोनेंट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब दो चीजों से, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये तो बात है सब लोग। हार्डवेयर किसको कहते हैं? एनी टेंजिबल इक्विपमेंट पार्ट इज नोन एज हार्डवेयर, ठीक है क्या, है ना। ऐसे लिखना पड़ेगा। धीरे धीरे अब क्या करना पड़ेगा अपने को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब करना क्या है अपने को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को लिखना है। तो मुझे बताओ, ये माउस क्या है? हार्डवेयर है। ये कीबोर्ड क्या है? ये टैबलेट क्या है? ये डेस्कटॉप क्या है? हार्ड डिस्क क्या है? कैबिनेट क्या है? मदरबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? एनी इंटेंजिबल प्रोग्राम पार्ट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम कहो सॉफ्टवेयर कहो एक ही बात है। तो बताओ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? टैली क्या है? फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट का ये जो डेस्कटॉप पे आपको दिखता है आइकन और जिससे ये चलता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है ना। तो सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? प्रोग्राम पार्ट हो गया, जो इंटेंजिबल है ना। मेरे इस हार्ड डिस्क के अंदर भी बहुत कुछ चीजें पड़ी है, आपको क्या दिख रही है क्या? इसके अंदर जो रखा वो दिख रहा है क्या? ये दिख रही है, ये टेंजिबल है, तो ये हार्डवेयर है। लेकिन इसके अंदर जो रखा हुआ है वो तो नहीं दिख रहा किसी को, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ मैं उसको चलाता हूँ, स्क्रीन पे दिखता है वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर पड़ा हुआ तो नहीं दिखता ना मेरे को। इसलिए क्या कहा है अपन ने? इंटेंजिबल पार्ट का है। डेटा क्या है? इंटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल है। ऐप क्या है? इंटेंजिबल है। वेबसाइट क्या है? इंटेंजिबल है। इसके अंदर ही रखी हुई सारी बनी हुई, लेकिन ये खुद चीज मुझे दिखती है, इसलिए क्या है खुद में आपस में, ये टेंजिबल कहलाएगी मेरे लिए। क्लियर सबको? तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बातें करेंगे, एक हार्डवेयर पार्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट। तो देखो किस किस की बात करेंगे, अंडरलाइन करो। द कंप्यूटर्स, द सर्वर्स, डेटाबेसेस, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज, 6 चीजें बात करेंगे अपन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आओ पहले इन 6 नामों को याद कर लेते हैं। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मतलब ये डेस्कटॉप, ठीक है। सर्वर्स जो मैंने बताया गूगल के बड़ा डेटा सेंटर दिखाए थे मैंने वो। तीसरा डेटाबेसेस, अभी बताऊंगा डेटा का कलेक्शन, जैसे आप सारे स्टूडेंट का डेटा तरुण जी के पास एक कंप्यूटर में नहीं रखा हुआ है, देखा है आपने? आपने फॉर्म भरा हमारे यहाँ, वो फॉर्म हमने क्या किया, एक डेटाबेस में डाल दिया। अभी बताऊंगा डेटाबेस दिखने में कैसा होता है। चौथी चीज क्या होती है? मोबाइल है, जो कि अपन एंड्रॉइड या फिर एप्पल के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया करते हैं। और पांचवा होता है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बना के रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग बनाने में मदद मिले।
आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है क्या? उस फाइल मैनेजर को खोल के देखा है? उसमें बहुत सारी फाइलें मिलती है आपको, कुछ ऑडियो होती हैं, कुछ वीडियो होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ टेक्स्ट होती हैं, कुछ पीडीएफ होता है कि नहीं होता है? ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ऐसी सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए, दैट इज नोन एज डिजिटल लाइब्रेरी। और लास्ट चीज़ क्या कहलाती है? डेटा इंटरचेंज। मेरे से डेटा आप तक पहुंचे और आपसे डेटा मेरे तक पहुंचे या किसी और तक पहुंचे, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको नाम क्या देते हैं अपन? डेटा इंटरचेंज। और इसके लिए टेक्निकल नाम हो रहा है, शायद आपने सुना होगा, प्रोटोकॉल। सुना है क्या नाम? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है वैसे? सेट ऑफ रूल्स टू डू ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, यही कहते हैं अपन, है ना? टेक्निकली ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, वैसे कंप्यूटर में प्रोटोकॉल होता है, पर वैसे भी तो आम जिंदगी में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं होते? भले वो सेड है या अनसेड है, अनसेड रूल की तरह हम फॉलो करते कि नहीं करते, बताओ, है कि नहीं? मैं आया करता हूँ या आपका कोई टीचर आता है, आप खड़े हो जाते हैं, क्या हमने कहा आपको खड़े होने के लिए? पर आपको लगता है आपके संस्कार हैं, आपको माँ बाप ने सिखाया, आप जिन स्कूलों से आते हैं वो अच्छे संस्कारी स्कूल थे, आपके माँ बाप अच्छे संस्कारी, उन्होंने कहा कि नहीं, टीचर आता है वो गुरु होता है और गुरु के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। खड़े होते ना? किसी ने कहा थोड़ी आपको, हमने तो कभी नहीं कहा आपको खड़े हो जाओ, पर आप आदर सम्मान में खड़े हो, तो क्या है ये? प्रोटोकॉल ही तो है। आपने देखा होगा किसी देश का राष्ट्रपति जब इस देश में आता है तो उसको रिसीव करने हमारे देश का राष्ट्रपति जाता है, सेम कैलिबर के लोग जाते हैं ना। प्रधानमंत्री आता है तो यहाँ का प्रधानमंत्री आता है, वहां का रक्षा मंत्री आता है तो हमारे यहाँ का रक्षा मंत्री जाता है। यही तो प्रोटोकॉल है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अपन किसी को ही कुछ भी कहते हैं, है ना? पुराने जमाने की बात है, देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी एक बार रहे हुए हैं, मालूम है तुम्हारे को? जो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, अखिलेश यादव के फादर भी हैं। जानते हो उस आदमी के नाम को? जानते हो? ये हमारे देश के गृह मंत्री थे, ठीक है? और उस समय पाकिस्तान में मुशर्रफ प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है ना? तानाशाह शासक थे, सेना का विद्रोह करके आए थे वहां पे। तो जब ये रोज रोज की खटपट होने लगी ना, तो एक दिन मुलायम सिंह यादव ने कहा, लाओ मैं तुरंत मुशर्रफ को फोन लगा के हड़का देता हूँ। तो लोगों ने कहा, साहब ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप बहुत सीनियर लीडर हो सकते हो पर आप इस देश के क्या हो? डिफेंस मिनिस्टर हो। वो कौन है? राष्ट्रपति है। भले छोटा देश है, भले परेशान करने वाला है, पर आप बात नहीं कर सकते उनसे। प्रोटोकॉल क्या कहता है? आपको कोई बात कहनी, अपने राष्ट्रपति को वो उनको फोन करके कहेंगे आप जो हरकतें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो बात आई समझ में? प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? कोई काम करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बनाएंगे, उसको नाम क्या देंगे अपन? प्रोटोकॉल। तो अंग्रेजी भाषा में प्रोटोकॉल का मतलब होता है काम करने का तरीका। हमारे लिए टेक्निकली प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे से डेटा आप तक और आपसे डेटा मेरे तक कैसे पहुंचेगा, इसका एक नियम कायदा है, और इसी को नाम देते हैं अपन डेटा इंटरचेंज, या फिर क्या कहते हैं अपन? प्रोटोकॉल। तो 6 चीजें कौन सी होगी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? पहला कंप्यूटर्स, दूसरा सर्वर्स, तीसरा डेटाबेस, चौथा मोबाइल ऐप, पांचवा डिजिटल लाइब्रेरी, छठा डेटा इंटरचेंज। मैं क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि हो सकता है इस पे एक एमसीक्यू आ जाए। विच वन ऑफ देम इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? विच वन इज नॉट? तो पहले ये तो बता दो कौन कौन से होते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं बताऊंगा कौन से होते हैं, तब तक ये कैसे बताओगे कौन से नहीं होते हैं? तो पहले बताओ 6 चीजें याद करनी है कि नहीं करनी है अपने को? वापस याद करें अपन, कौन सी 6 चीजें हैं? सबसे पहले कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम याद कर लेते हैं 6 चीजें। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 6 थिंग्स। नंबर 1 कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज। नाम बताओ, ठीक है? हर चीज कैसे याद करते चल रहा है। अब आओ एक एक चीज को डिटेल में लेते हैं। 3 चीजें सबसे पहले पढ़ करते हैं। कंप्यूटर का मतलब कैसा होता है? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात हो रही है जो टेबल के टॉप पे पड़े होते हैं, पुराने जमाने वाले हैं। आजकल इनका उपयोग करने के बजाय हम लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, वो भी कंप्यूटर का पार्ट माना जाएगा। दूसरा सर्वर्स, कौन? बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम जहां पे दुनिया भर के डेटा को स्टोर किया जाता है, इन्हें हम डेटा सेंटर्स या सर्वर्स भी कहा करते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटा का कलेक्शन एक जगह, डेटा का कलेक्शन एक जगह। आओ मैं आपको बताऊं कंप्यूटर में डेटाबेस कैसे रखा जाता है। अच्छा, एमएस ऑफिस जानते हो क्या? एमएस ऑफिस क्या है? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस भी होता है। एक्सेस जानते हो क्या? क्या करता है ये? वर्ड क्या करता है? पहले एक एक बात करें। वर्ड क्या करता है? लेटर ड्राफ्टिंग में काम आता है। एक्सेल क्या करता है? टेबुलेशन वगैरह बनाने में काम आता है। पावर पॉइंट क्या करता है? प्रेजेंटेशन में पीपीटी बनाना। एक्सेस क्या करता है? नहीं देखा होगा शायद, है ना? आओ मैं बता देता हूं एक्सेस क्या करता है। एमएस एक्सेस जो है इसी का नाम है डेटाबेसेस, जो माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर एनवायरनमेंट के लिए बनाया।
ये है डेटाबेस। देखो मैं एक डेटाबेस टेबल आपके सामने दिखा रहा हूँ। 3 टेबल्स बनी हुई है मेरे पास। मैं MS एक्सेस खोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। देखो पहली टेबल है स्टूडेंट डिटेल टेबल। खुल जाओ भाई। फिर से कोशिश करें एक बार। एक्टिवेशन नहीं किया इसलिए नहीं खुलने दे रहा है। आज नहीं खोलने देगा ये, तो एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे, फिर खोलेगा ये पिछली बार भी क्लास में ऐसे ही इसने एक दिक्कत की थी। खोलने की कोशिश की, सेम डे देखने नहीं दिया, दूसरे दिन फिर ठीक है सीधा सीधा हो गया। हाँ ऑफिस एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलो एक्टिवेट करके दिखाऊंगा मैं कल आपको, ठीक है ना। अभी तो करने नहीं दे रहा ये अपने को, कल करके दिखा देंगे आपको। तो डेटाबेसेस, ये मान के चले आप, डेटा की एक टेबल होती है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। कभी आपने तरुण जी को देखा होगा, आपको नोट्स देने होते हैं या कोई और चार की जानकारी करनी होती है तो एक टेबल खोल लिया करते हैं जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डिटेल हमारे पास भरी हुई होती है वो आपको दिखा दिया जाता है। करते कि नहीं करते हैं ऐसा अपन काम? लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, खुल गया तो ठीक, नहीं तो कल इसको एक्टिवेट करके दिखा देंगे। फील्ड ही है। चलो कल दिखाएंगे इसको, आज ये काम नहीं करने दे रहा अपने को। तो डेटाबेसेस बेसिकली मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। ये जो आप डिटेल हमारे को दिया करते हैं ना, वो एक इस तरीके की टेबल में स्टोर हो जाती है कंप्यूटर में जाके। सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सपोज ये फील्ड है, सब्जेक्ट, ठीक है, टीचर एंड सो ऑन, इसमें एंट्री होने लग जाएंगे ऐसे। तो इसको नाम क्या देते हैं अपन? डेटाबेसेस का नाम दिया करते हैं। तो ये क्या बनाया अपन ने? एक डेटाबेस टेबल बनाई है। आज की तारीख में कोई भी तरीके का आप काम करते हो, सारी की सारी चीजें डेटाबेस टेबल के आधार पर ही प्रोसेस करवाई जाती हैं। करते कि नहीं करते अपन? दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, उस सब के पीछे आपको क्या मिलेगा? डेटाबेसेस मिलेगा, ठीक है। सपोज करो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, आप क्या करते हो? जैसे ही पैन नंबर डालते हो, आपने देखा होगा इनकम टैक्स के फॉर्म पे सारी डिटेल आपके ऑलरेडी लोड कर दिया करता है। वो डिटेल कहाँ से आती है? इनकम टैक्स के सर्वर से आती है। कहाँ आती है? इनकम टैक्स के डेटाबेस से आया करती है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी ट्रेन का नंबर डालते हो, तो ट्रेन का नंबर डालते ही IRCTC की साइट पे या किसी भी साइट पर डालते हो तो उस ट्रेन की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। नहीं, कहाँ से आती है? वो ट्रेन के डेटाबेस से आया करती है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट का, आपको रिजल्ट पता करना हो, आप पता करके आए CPT के लेवल पर, रोल नंबर डालते ही वो पूरी लिस्ट आती है कि नहीं आती है आपके पूरे डेटा की? कहाँ से आया? वो स्टूडेंट के रिजल्ट डेटाबेस से आया। तो बेसिकली हर चीज कहाँ पे रखी जा रही है आजकल कंप्यूटर में? डेटाबेस के तौर पे रखी जाती है। डेटाबेस है क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा एट ए सिंगल फिजिकल प्लेस। डेटाबेस क्या है हमारे लिए? कलेक्शन ऑफ डेटा एट ए सिंगल फिजिकल प्लेस। हाँ, सर्वर और डेटाबेस में क्या अंतर है? डेटाबेस तो सॉफ्टवेयर की चीज है और सर्वर क्या करता है? उसको स्टोर करने वाली जगह, वो हार्डवेयर की चीज है। तो मतलब मेरी ये हार्ड डिस्क जो है ना, ये सर्वर का एक पार्ट है और इसके अंदर रखा हुआ है डेटाबेस, ठीक है। एक्सेल एकेडमी में आप जाओगे, जो कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है वो तो है हार्डवेयर, उसके अंदर भी ऐसी हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसके अंदर आपका रखा हुआ है डेटाबेस, जहां हम बता सकते हैं आप हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो,
कौन कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कौन कौन से समय पे कर रहे हो, आपने फॉर्म में जो डिटेल दी थी आपके फोटो सिग्नेचर समेत, वो सब हमारे को आपके बारे में मिल जाएगी। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो डेटाबेस क्या है? डेटा का कलेक्शन है, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। लेकिन ये जहां रखा जाता है वो चीज क्या है? हार्ड डिस्क है। और वो किसका पार्ट है? सर्वर का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, वो हार्डवेयर कहलाती है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के अधूरा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के किसके लिए काम में लिया जाएगा बताओ? तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए। मोबाइल फोन बहुत अच्छा है पर इसके ऊपर कोई ओएस नहीं आता। तो बताओ ऐसा मोबाइल काम का है क्या? कि ना तो इस पे एंड्रॉइड चलेगा, ना इस पे iOS चलेगा, ना इस पे ब्लैकबेरी चलेगा और ना इस पे माइक्रोसॉफ्ट ओएस चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट भी चलता है आजकल, नोकिया के सारे फोन पे माइक्रोसॉफ्ट ओएस आता है, पता है ना सबको? 4 ओएस चलते हैं मोबाइल के अंदर। कौन कौन से? एंड्रॉइड, iOS, ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट। और इन्हीं पे मोबाइल ऐप काम में लिए जाते हैं। कोई भी बनाओ ऐप इन 4 पे चलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल है, सब पे चलने लायक है, यही कहते हैं अपन उसको। तो डेटाबेस की बात सबको समझ में आ गई कैसे होती है? कल मैं दिखा भी दूंगा इसको, अभी मैंने एक आपको बना के दिखा दिया। तो पहली चीज क्या होगी हमारे पास में? एक्सेल और एक्सेस में क्या फर्क? बहुत अच्छी बात है। एक्सेल जो होता है ना, वो रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को रखने का मौका देता है। उसको अपन डेटाबेस नहीं कह सकते। वो डेटा का कलेक्शन जरूर है, लेकिन डेटाबेस में क्या कर सकते हैं अपन? कई तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा मैं अभी इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा इसलिए क्योंकि ये फिर टेक्निकल बात हो जाएगी। लेकिन इसकी ज्यादा जानकारी आपको 100 आवर की आईटीटी ट्रेनिंग में जरूर मिल जाएगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं। सपोज करो आपने, जैसे ये अभी मैंने टेबल बनाई, आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस भी बना सकते हैं, एक्सेल भी बना सकते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर मैं आपको कहता हूं इसमें से जे नाम वाले जितने बच्चे हैं उनको अलग करके दिखाओ, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, आप कर लोगे। एक्सेस में भी हो सकती है, लेकिन मैं अगर मल्टीपल कंडीशन आपको दूंगा तो वो आप एक्सेल में नहीं कर पाओगे, उसके लिए मुझे एक्सेस में ही जाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो एक्सेल का बेटर वर्जन क्या है? एक्सेस है। और एक्सेस को हम प्योर डेटाबेस कहते हैं, जबकि डेटा के कलेक्शन के लिए एक्सेल को भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक काम की बात आपको समझा दूं, हालांकि हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, पर एज अ चार्टर्ड स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। एक्सेल का डेटा एक्सेस में इंपोर्ट किया जा सकता है और एक्सेस में पड़ा हुआ डेटा इंपोर्ट करके एक्सेल में लाया जा सकता है, एक्सपोर्ट करके भेजा जा सकता है। मतलब दोनों में डेटा इंटरचेंज होता है। एक्सेल कैन सेंड डेटा टू एक्सेस, वो चेंज हो जाएगा, और एक्सेस में पड़ा डेटा आप चाहो तो एक्सेल में ले सकते हो, तो आपको वापस से फीड करने की जरूरत नहीं है, ये एक सुविधा होती है। ठीक है, हाँ, माई एसक्यूएल बेसिकली सर्वर्स के लिए बनाया गया और एमएस एक्सेस पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया है। अलग अलग है ना। माई कंप्यूटर जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए डेटाबेस बड़ा नहीं चाहिए होता, सर्वर वाला डेटाबेस नहीं चाहिए। आप माई एसक्यूएल का नाम ले रहे हैं, मैं कुछ और आपको डेटाबेसेस बताता हूँ जो बड़े सर्वर के लिए। ऑरेकल है उसमें से है, माई एसक्यूएल है, इन्फॉर्मिक्स है, पावर बिल्डर है, DB2 है, कैल्क है, ये सब सर्वर्स के लिए। माइक्रो कंप्यूटर के लिए क्या है हमारे पास में? एक ले देखे एक ही चीज हमारे पास में, जिसका नाम क्या है? एमएस एक्सेस। तो जो काम माई एसक्यूएल कर सकता है वो एक्सेस भी कर सकता है, पर फर्क कितना है? ये लिमिटेड दायरे में पीसीज के लिए करता है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए करता है, और वो सर्वर्स के लिए करता है। ये गूगल सारा डेटा एमएस एक्सेस में नहीं रखते, उनके पास माई एसक्यूएल है या फिर ओरेकल है या फिर साइबेस है, इसी में काम किया करते हैं। ठीक है दोनों डेटाबेसेस है, लेकिन ये छोटे मशीनों के लिए और वो सर्वर्स के लिए हुआ करते हैं। क्लियर? पुट आउट नहीं, चले से आगे। तो ये बात कर ली अपन ने कंप्यूटर सर्वर्स और डेटाबेसेस की। अब बात करते हैं इनको क्या कहा जाता है? दीज आर द बैकबोन फॉर द सक्सेस ऑफ वेंचर। तो बैकबोन वर्ड याद रखना। बैकबोन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसको कहा जाता है? 3 चीजों को, कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड डेटाबेस। इसको यूं गोला बना के लिख भी लो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ताकि वापस पढ़ते हुए शब्द पे थोड़ा सा आप ध्यान दें कि एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। बैकबोन कौन होता है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेसेस। ठीक है, आ जाओ सेकंड बात करते हैं। मोबाइल ऐप क्या होता है? मोबाइल ऐप इट इज ए प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज अवेलेबल ऑन द मोबाइल डिवाइसेस सो दैट वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसीलिए होता है ना। फ्लिपकार्ट का भी तो मोबाइल ऐप ही खोला था मैंने। बहुत सारे मोबाइल ऐप होते कि नहीं होते हैं आपके मशीन में? कुछ तो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी डाउनलोड करके देता है जब हम अपन मोबाइल फोन खरीदते हैं तभी, और कुछ हम बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। कौन से 4 नाम बताए मैंने अभी आपको?
एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट ओएस, 4 पे चलता है। तो मोबाइल ऐप की डेफिनेशन देखें। मोबाइल ऐप इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रन स्पेसिफिकली ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो 3 बातें याद करें। क्या है मोबाइल ऐप? इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरी बात क्या है? ये स्पेसिफिकली बनाया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तीसरी बात क्या है? 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। वो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी एंड माइक्रोसॉफ्ट ओएस। तो अंडरलाइन कर लो 4। देखो, मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस रन ऑन वन ऑफ द टू लिखा है इसने, एंड्रॉयड और iOS, जबकि इसके अलावा 2 और है, ब्लैकबेरी और विंडोज का। तो 4 ओएस होते हैं टोटल। ओएस टोटल कितने मिलेंगे अपने को? 4 मिलेंगे। चारों देखे तो हैं सबने? तो सेकंड कंपोनेंट बात कर ली अपन ने मोबाइल ऐप के बारे में। पहली चीज क्या बात कर ली? कंप्यूटर, सर्वर्स और डेटाबेसेस। सेकंड बात किसकी कर ली अपन ने? मोबाइल ऐप की। मोबाइल ऐप में क्या बता दिया? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइस के लिए बनी है, 4 ओएस पे चलती है। वो 4 ओएस है एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके ऊपर नवंबर 18 में 2 मार्क्स का सवाल आ गया। लिख लो ये लोग। सबसे पहले तो नवंबर 18 में डिजिटल लाइब्रेरी पे सवाल पूछा जा चुका है। तो जैसा मैंने बताया, डिजिटल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जो अपने आप में टेक्स्ट मटेरियल को, ऑडियो को, वीडियो को एक साथ स्टोर करके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पे रखता है। उसको नाम क्या देते हैं अपन? डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा, किसी भी कंप्यूटर में माय कंप्यूटर नाम की एक जगह होती है क्या? माय डॉक्यूमेंट नाम की भी जगह होती है क्या? माय डॉक्यूमेंट खोल के देखा है क्या? उसके अंदर आपको वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, ऑडियो, वीडियो सब फाइलें मिलती कि नहीं मिलती है? बिल्कुल इसी तरीके से ई कॉमर्स के अंदर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को जब एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसकी डेफिनेशन में याद क्या रखना है अपने को? ए डिजिटल लाइब्रेरी इज ए स्पेशल लाइब्रेरी। कैसी लाइब्रेरी है ये? स्पेशल लाइब्रेरी है विद ए फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट। किसको स्टोर करती है ये? डिजिटल ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। दैट कैन इंक्लूड, क्या क्या उसमें शामिल हो सकता है? टेक्स्ट, विजुअल मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बेसिकली 3-4 चीजें जो याद रखनी है। पहली बात, स्पेशल लाइब्रेरी है। दूसरी बात, कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट है। तीसरी बात, इसमें इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, और ये सब कुछ कहां रखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रखे जाते हैं। तो 4 बातें याद करो। व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी? नंबर 1, इट इज ए स्पेशल लाइब्रेरी। नंबर 2, it is store digital objects. Number 3, it include text, audio, video and other material. Number 4, कहाँ स्टोर होता है ये? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मतलब हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव पे, सीडी पे, इस जगह किसी तरीके से स्टोर किया जा सकता है। तो उसको नाम क्या देंगे अपन? डिजिटल लाइब्रेरी। तो बेसिकली जो कैटलॉग बनाते हो ना आप ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का, उसके लिए क्या बनानी पड़ती है अपने को? डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा, गूगल में एक ऑप्शन आता है इमेजेस करके, देखा है क्या? गूगल को खोलो, गूगल में, गूगल सर्च इंजन को, उसमें ऊपर एक जगह लिखा होता है इमेजेस। कभी क्लिक किया है क्या? दुनिया भर की इमेजेस आती है कि नहीं आती है? क्या कहलाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी। वैसे कुछ वीडियो आते हैं, क्या कहलाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी। वैसे कुछ टेक्स्ट मैटर आता है, वेबसाइट्स आती है, क्या कहलाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी। तो बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी है क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टोर्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन डिजिटल फॉर्मेट। वो डिजिटल फॉर्मेट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है? टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेटिक न्यूमेरिक किसी भी लैंग्वेज में। फिर क्या हो सकता है? ऑडियो मटेरियल। फिर क्या हो सकता है? वीडियो, या फिर इन सबका कंबाइंड, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जहां ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तीनों शामिल हो जाए। कुछ प्योर टेक्स्ट होता है, कुछ प्योर ऑडियो होता है, कुछ प्योर वीडियो होता है। तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों को मिक्स कर दूं तो क्या कहलाएगा? ये मल्टीमीडिया कहलाएगा। आजकल जमाना किसका है? मल्टीमीडिया का। अच्छा, एक जानकारी बता दूं मैं आपको, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइंस ने प्रूव किया है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का 70% थ्रू विजुअल ऑब्जेक्ट है। जो हम देख लेते हैं ना, वो हमारे दिमाग में छप जाता है। 20% थ्रू, और 20% थ्रू रिटन मटेरियल है, जो हम पढ़ लेते हैं वो 20% हमें समझ में आ जाता है, और 7% थ्रू ऑडियो है, जो सुन लेते हैं वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो तीनों को जोड़ा जाए कितना हुआ? 70 + 20 + 7 कितना हो गया? 97%। तो 3 सेंसेस से ही हो जाता है काम हमारा। क्या है वो? ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। तो तीनों को मिक्स कर दो, 97% चीजें समझ में आ जाएंगी नहीं आ जाएंगे? तो हमारी क्लासें कैसी है? मल्टीमीडिया नहीं है क्या? बताओ। बीच बीच में वीडियो भी चलता है, टेक्स्ट मटेरियल भी दिख रहा है, इमेजेस भी आ रही हैं, मैं बोल रहा हूँ वो ऑडियो है, तीनों मिक्स करके चीजें आपके दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? तो बताओ जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हमने भी तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइंस की रिसर्च का फायदा उठाया ना,
कि अकेला ऑडियो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, अकेला टेक्स्ट मटेरियल किताबें उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकता, अकेला वीडियो उतना इफेक्टिव। कंबाइन करो इन तीनों चीजों को और वो लेक्चर में डिलीवर करो, फिर देखो कोई चीज भूल सकता है कि कोई आदमी, भूलने की गुंजाइश ही नहीं बनती, क्योंकि मल्टीमीडिया बना दिया। ये कहाँ मिलता है हमारे को? डिजिटल लाइब्रेरी में। पता कि सबको समझ में? आ जाओ नेक्स्ट कंपोनेंट बात करते हैं। डेटा इंटरचेंज किसके तहत काम करता है? ये प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, डेटा एक्सचेंज में काम में लिया जाता है। देखो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। क्या करते हैं डेटा इंटरचेंज में? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अच्छा, जगह किस जगह भेजेंगे, कितने डिस्टेंस पे भेजेंगे, इसकी कोई लिमिटेशन होती है क्या? कि दुनिया में डेटा कहीं भी भेजा जा सकता है और उस दुनिया से बाहर भी भेजा जा सकता है। अभी अपन ने चंद्रयान भेजा हुआ है, तो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस अर्थ है ना, पृथ्वी से तो बाहर चला गया। बताओ यहीं से बैठे बैठे अर्थ स्टेशन से अपन उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताओ कम्युनिकेशन वहां भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब इस अर्थ पे भी हो सकता है और अर्थ के बियॉन्ड भी हो सकता है। कम्युनिकेशन करते कि नहीं करते अपन? तो डेटा इंटरचेंज कहीं भी हो सकता है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, कंट्रीज मैटर नहीं करती हैं, लैंग्वेज मैटर नहीं करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जा सकता है। फॉर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द डेटा इंटरचेंज बिटवीन द मल्टीपल प्लेयर्स इन ई कॉमर्स, बिजनेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स आर बीइंग यूज्ड। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? लिखो इसमें, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं अपन? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेटा इंटरचेंज की बात को अपन याद करें, क्या याद करेंगे? पहली बात, डेटा इंटरचेंज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। दूसरी बात क्या याद करेंगे? करेक्टनेस के लिए हम एक प्रोटोकॉल का सहारा लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इंटरनेट पे एक बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल काम आता है, शायद आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है TCP/IP। सुना है क्या नाम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो वेबसाइट आपके मोबाइल पे खुलती है ना, इसमें TCP/IP का मतलब होता है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपके IP एड्रेस सर्वर तक जाती है, वहाँ स्टोर होती है। फिर वहाँ क्या करता है, उसका होम पेज, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जिसको होम पेज कहता है, वो वहाँ से ट्रांसमिट करके आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ये किससे आता है? TCP से आता है। तो पहले IP काम करता है, फिर TCP काम करता है, तब जाके आप किसी चीज़ को अपने स्क्रीन पे, मोबाइल में या डेस्कटॉप पे देख पाते हो। और इंटरनेट पे इससे ज़्यादा उपयोग में होने वाला कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो प्रोटोकॉल क्या है? रूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेटा इंटरचेंज का मतलब दो बातों को याद रखना। पहला, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है बिटवीन टू थिंग्स। तो दो डिवाइसेस हो सकती हैं कोई भी टाइप की, ठीक है ना? कंप्यूटर हो सकता है, उधर भी कंप्यूटर हो सकता है, इधर कंप्यूटर हो सकता है, इधर मोबाइल हो सकता है, इधर मोबाइल हो सकता है, उधर कंप्यूटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है ना? अब इसके अंदर काम करने का एक फिक्स रूल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहा करते हैं। तो ये बात हुई हमारी डेटा इंटरचेंज की, जिसका हमने नाम याद रखा। नेक्स्ट आ जाओ कंपोनेंट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। बताओ इसके बिना ई कॉमर्स संभव है क्या? या इसके बिना आज पूरी दुनिया भर में कम्युनिकेशन करना संभव है क्या? तो एक चीज अंडरलाइन कर लो, दिस इज द क्रिटिकल इनेबलर फॉर ई कॉमर्स। क्रिटिकल इनेबलर कौन है? इंटरनेट और नेटवर्क। बैकबोन कौन है? कंप्यूटर, सर्वर्स एंड डेटाबेसेस। ऐसे याद रखेंगे अपन, इस पे सवाल बनेगा। इंस्टीट्यूट है ना, तुम ये मत मानना कि 30 नंबर हलवा है खा लोगे कुछ भी करके। 30 नंबर स्कोर करना आसान उनके लिए नहीं रहेगा जो इस तरीके से थॉरो स्टडी नहीं कर रहे हैं। एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको, तब जाके वो 30 नंबर के सवाल होंगे। बताओ अगर आपने ये स्किप कर दिया, अब वो पूछता बैकबोन कौन है, तो हमें समझ में नहीं आएगा किसका सवाल पूछ रहा है। लेकिन हमने लाइन पढ़ी हुई है, बैकबोन ऑफ ई कॉमर्स, तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कौन सी? कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस। अब क्रिटिकल इनेबलर कौन? क्रिटिकल इनेबलर है इंटरनेट और नेटवर्क। ऐसे याद रखना पड़ेगा अपने को, और बार बार पढ़ते हुए वापस रिवाइज करते हुए इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो MCQ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट क्यों कर लेंगे? क्योंकि अपन पढ़ी इसी तरीके से रहे। हमारे तो डे 1 से पढ़ने का तरीका वैसा ही है। और हम क्या कर रहे हैं? मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे कल्चर में आपको ढाला जा रहा है, ताकि इंस्टीट्यूट जो आपसे चाहती है वो डे 1 से ही अपन सब लोग सीख लें। तो फिर जब उसी तरीके का तरीका हो जाएगा तो फिर एग्जाम में स्कोर करना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं होने जा रहा है। बाद में सीखना मुश्किल होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर बचपन से ही आपकी हैंड राइटिंग पे काम किया जाए तो देखो आप मोती जैसे लिखते पाए जाओगे। और बचपन में ध्यान नहीं दिया किसी ने भी आपकी तरफ, तो फिर आज जैसी है वैसी है। अब आप इसको सुधारने की कोशिश करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल जैसी राइटिंग बन गई ना, अब बन गई। अब कोई चाहे सुधारना तो वो कॉन्शियस होकर लिखेगा तो ठीक लिख लेगा, लेकिन जैसे सब कॉन्शियस हुआ नहीं, अपने पे उतर आएगा वो। और ऐसा होगा आपके साथ में। आप जब पहला पन्ना लिखोगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखोगे एग्जाम में, और पीछे आते आते लास्ट पन्ना जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। हमें समझ में नहीं आता है पहले और लास्ट पन्ने में यही आदमी है क्या जो लिख रहा था। तो मारवाड़ी में इसके लिए कहावत बनी हुई है, ठीक है ना? क्या कहावत बनी हुई है?
आला का मतलब होता है ताजा ताजा लिखा हुआ है। आला पढ़ा जाए ना आपसे, आला पढ़ा जाए ना आपसे, और सूखा पढ़ा जाए ना आपसे आपके बाप से, मतलब थोड़े दिन बाद तो मैं ही मना कर दूं, मैंने थोड़ी लिखा है ना, ऐसी राइटिंग हो जाया करती है अपने। तो ऐसी राइटिंग भी प्रॉब्लम करती है। अब राइटिंग तो पक्की बन गई, मैं भी नहीं सुधार सकता, लेकिन एग्जाम में कम से कम पढ़ने योग्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीजिबल, वैसे लिख के आना भाई, ठीक है। हम हालांकि आपकी हैंड राइटिंग के नंबर नहीं देंगे, पर कम से कम वो अपील तो करती है ना। एक बार एक राइटिंग अच्छी दिखती है और एक इधर ठीक नहीं दिखती है, तो थोड़ा बहुत तो हमारा मन करता है इसको नंबर ठीक ही दे दिया जाए, भले मैटर कंटेंट उतना नहीं हो। इतना तो हर टीचर फेवरिज्म करता है, ठीक है। अब राइटिंग तो जैसी बन गई, उसमें हम सुधार ला नहीं सकते, लेकिन पढ़ने योग्य हो जाए ऐसी जरूर लिखना। टीचर को पढ़ना पड़े जोर लगा के, तो फिर तो वो गलतियां ही निकालेगा, क्योंकि वो बनता ही इसीलिए गलतियां निकालने के लिए। इसलिए वो कोशिश नहीं करनी है, पढ़ने लायक लीजिबिलिटी वाली राइटिंग अपन लिखेंगे। तो क्रिटिकल इनेबलर कौन हो गया हमारा? इंटरनेट एंड नेटवर्क। और आज बताओ, इंटरनेट और नेटवर्क 4G सर्विसेज दे रहा है, और नियर फ्यूचर किसका है? 5G का है, जिसमें अपने को बहुत अच्छी स्पीड मिलने जा रही है। मतलब अभी से 10 टाइम ज़्यादा मिलेगी, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो अभी जितना डाउनलोड करने में समय लगता है, उससे भी बहुत कम समय में अपन बड़ी बड़ी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। सरकार के ऊपर है कब स्पेक्ट्रम जारी करता है ना। BSNL ने तो अपने टेस्ट भी कर लिए हैं, बाकियों ने भी अपने टेस्ट कर लिए। अब सरकार स्पेक्ट्रम जारी करे तो शायद 5G की सुविधाएं हमें मिलने लग जाएंगी। 4G ने भी आके कमाल किया है, नहीं किया है क्या बताओ? 4G से पहले घूमता ही रहता था वो चक्रा, अपना भी सिर घुमाते रहो कब डाउनलोड होगा। आजकल कितना फास्ट हो जाया करता है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें फास्ट डाउनलोड कर लेते हैं पर। तो सोचो 5G आएगा तो इससे भी कितना काम तेजी से कर पाएंगे। और मुझे तो नियर फ्यूचर दिख रहा है वीडियो मार्केट का ही है। आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स जैसी कई और चीज़ें आपको आते हुए मिलेंगी, हॉटस्टार जैसी कई और चीज़ें आते हुए मिलेंगी, क्योंकि दुनिया भी इसी के ऊपर है। मैं आज ये बात जो कह रहा हूँ ना आपको, ऐसी मैंने एक बात आज से 10 साल पहले कही थी। मैं कहीं एक इंटरव्यू देख रहा था एकता कपूर का, उसने कहा नियर फ्यूचर इंटरनेट का। 10-12 साल पुरानी बात, देखो कितना आदमी आगे का सोचता है। और ये एक अच्छी बिजनेस लेडी है एकता कपूर, उसने हिंदुस्तान की नब्ज पकड़ रखी, नहीं पकड़ी बताओ? 2000 से लेके 2008 तक लगातार हर चैनल पे इसी के सीरियल चलते थे बताओ, चलते थे। वो 3 सीरियल तो बड़े फेमस थे इसके, सास भी कभी बहू थी, ठीक है, फिर वो एक और थी, कौन सी मेरे ख्याल से कसौटी जिंदगी की, और एक और थी मेरे ख्याल से, एक और था। 3 सीरियल चलते थे इसके, बड़े फेमस है, कहानी घर घर की, है ना। ये 3 सीरियल थे, बड़े फेमस सीरियल। अच्छा, वहां पता क्या प्रॉब्लम क्या थी? मैं भी कई बार लास्ट क्लास 8 बजे पढ़ा के घर जाया करता था, मिसेस सीरियल देख रही होती थी, तो एक कैरेक्टर जो था ना वो सब में कॉमन था। मिस्टर बजाज करके जो है ना, वो सब में था। कहानी घर घर में भी था वो, और कसौटी जिंदगी की भी था भी वो, और वो सास भी बहू में भी था। तो मैं कई बार वो सीरियल देखता था तो उसके साथ वो स्टार कास्ट दूसरे नजर आते थे, तो मिसेस कहता था मैं इसका करेक्टर ठीक नहीं है। तो मिसेस कहती नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये सीरियल दूसरा है। तो मैंने कहा आदमी बदल दो यार, आदमी वही रख रखा है अपन ने, कोई देखे बार बार अलग अलग टाइम पे तो उसको क्या लगेगा आदमी गड़बड़ा ही है, मिस्टर बजाज गड़बड़ा आदमी है ये, है ना। तो बताओ 8 साल तक लगातार उसने टीवी पे रूल किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान की टीवी की परिभाषा बदल दी इस लड़की ने, एकता कपूर ने। चलते थे इसके सीरियल तगड़े वाले, नहीं चलते थे। इसने तभी सोच लिया था आने वाला टाइम वेब सीरीज का है, और ये वेब सीरीज लाई। सबसे पहले वेब सीरीज लाने वाली कौन? एकता कपूर। और आज वेब सीरीज ही चलती है, बताओ मेरे को। और यही फ्यूचर है आने वाले टाइम में। टीवी भी कोई नहीं देखेगा घरों में, लगा हुआ है तो ही लगा रहने दो, हमको फुर्सत ही नहीं है टीवी के सामने बैठने की। मोबाइल हाथ में होता है, यही देख लेते हैं अपन, चलते फिरते ये चीज़ साथ में रहती है। सो व्हाट इज द फ्यूचर नाउ? मेरे ख्याल से मूवी थिएटर में भी हम शायद ओकेजनली जाएंगे, सब कुछ यही मिलेगा हमारे को। 5G आने के बाद में कौन जाएगा बताओ? फ्यूचर है या नहीं है? किसकी मदद से हुआ सारा? इंटरनेट की मदद से हुआ। क्यों हुआ? 4G 5G आया इसलिए हुआ। तो बताओ क्रिटिकल इनेबलर हुआ कि नहीं हुआ ये? तो फ्यूचर अब इसी पे काम करेगा हमारा। आओ बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जिसका नाम क्या है? वेब पोर्टल, जिसको आसान शब्दों में वेबसाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? वेबसाइट। तो www.flipkart.com, www.snapdeal.com, www.amazon.com, ये क्या है? वेब पोर्टल से कहलाते हैं। ये अपने आप में वेबसाइट्स होती हैं जो कई सारे पेजेस की बनी होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले रहता है। हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को चुनते हैं, प्रोक्योर करते हैं, ई कॉमर्स का एक ट्रांजेक्शन होता है, और पेमेंट देने के बाद मटेरियल घर आ जाया करता है। तो बताओ वेबसाइट के बिना, वेब पोर्टल के बिना ई कॉमर्स की कल्पना की जा सकती है क्या? या मोबाइल ऐप के बिना ये कल्पना की जा सकती है क्या? अगर वेब पोर्टल ई कॉमर्स में है तो एम कॉमर्स में क्या है? मोबाइल ऐप है, वही तो काम करता है मोबाइल ऐप वहां पे। तो अंडरलाइन करें इसकी डेफिनेशन को। नहीं, HTTP प्रोटोकॉल का नाम है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर www काम करता है।
दुनिया में हर काम को करने का एक प्रोटोकॉल बनाया हमने। तो www के लिए प्रोटोकॉल कौन सा बनाया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसलिए जो वेबसाइट बनती है ना, इसके अंदर हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसका नाम है HTML। हालांकि आजकल जावा भी आ गई है, पर सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आप लोग तो आईपी के हो, आपको पता है। HTML, DHTML, XML, UML, जावा, PHP, ये सब क्या है? कंप्यूटर की वेबसाइट की बनाने की भाषाएं तो है। तो HTTP क्या है? प्रोटोकॉल का नाम। पूरा नाम क्या है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो तुम्हें इतना पता है तो मुझे ये भी बता दो तुम, इसका मतलब क्या? HTTPS देखा कि नहीं देखा? किस पे लिखा आता है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करोगे, नेट बैंकिंग करोगे, ये प्रोटोकॉल HTTP से HTTPS में चेंज हो जाएगा और इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब तक नहीं ध्यान देना तो अब ध्यान देना। हाँ, लॉग भी बन के आ जाया करता है। इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है? इसने इंश्योर कर दिया जो तुम क्रेडिट कार्ड का नंबर दोगे, तुम पासवर्ड दोगे, तुम पिन नंबर दोगे, उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे ताकि कोई हैकर भी प्राप्त करना चाहे तो उसको इनक्रिप्टेड मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो बताओ सिक्योर हुए कि नहीं हुए? इसलिए अब आपकी जानकारी के लिए, इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, एडिशनल चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्या चीज है? जब भी कभी आप कोई पेमेंट करो, चाहे नेट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का, चेक कर लेना आपका प्रोटोकॉल कौन सा होना चाहिए, HTTP की HTTPS। अगर HTTPS नहीं है, पेमेंट मत करना, क्योंकि वो अनसिक्योर है, तुम्हारी कोई जानकारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी जब आप पेमेंट करते हो ना, प्रोटोकॉल HTTP से HTTPS में चेंज हो जाता है। देखना तुम, ग्रीन कलर का हो जाएगा, लॉक लग के आ जाएगा, मतलब वो क्या हो गया? अब सिक्योर हो गया। अब अगर वहां कोई गड़बड़ होती है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पढ़ के आए अपन पीछे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTPS। नॉर्मल प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। बात आ गई सबको समझ में? तो इसके ऊपर काम करता है www, और फिर इसके अंदर एक साइट होती है, जैसे मेरी साइट है batrasar.com। मैं अपनी बात भी कर लूं, ठीक है? तो batrasar.com किसके ऊपर उपलब्ध है? www। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है? दुनिया भर की वेबसाइटों का कलेक्शन। मकड़े के जाले की तरह ये वेबसाइट दुनिया में कहीं भी हो सकती है, सभी एक दूसरे से इंटरलेटेड है, जुड़ी हुई हैं, और गूगल इन्हीं को क्रॉल करता है, सर्च करता है, क्रॉलिंग करता है। जैसे मकड़ा चलता है जाले के ऊपर, वैसे ही गूगल क्या कर रहा है? क्रॉल करते हुए आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट को ढूंढ के लाके दिया करता है। गूगल कर क्या रहा है? दुनिया भर के जो डेटा कंटेंट उपलब्ध है उनको ढूंढ के ही तो लाके दे रहा है। इट इज ए सर्च इंजन। आप सोचो, सर्च इंजन बनाने वाला आदमी लैरी पेज दुनिया का 90-10वें नंबर का धनी व्यक्ति है। सोचो आप, छोटा सा कंसेप्ट है कि यार दुनिया ने बहुत सारी वेबसाइटें बना ली हैं, लोगों को खोजना पड़ेगा, अपन एक लॉजिक लिखते हैं जो लोगों को उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद कर सकता है। उसका उन्होंने लिखा हुआ एक लॉजिक, जो लिखने के बाद इतना पॉपुलर हो गया कि आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। बात आ रही कुछ समझ में? जमाना किसका है? कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजों का है। देते ही नहीं है वो तुम्हारे को देखने के लिए, वो उनकी प्रोप्राइटरी आइटम है, ठीक है ना? वो नहीं मिल सकता, वो देते नहीं है किसी को, ना बताते हैं, क्योंकि वो बता देंगे तो फिर तुम भी वैसे सर्च कर लोगे, तो फिर तो गूगल कंपटीशन में खड़े हो जाओगे तुम। वो क्यों खड़े होने देंगे बताओ? मेरी प्रोप्राइटरी आइटम मैं क्यों बताऊं आपको? कोक और पेप्सी का फॉर्मूला पता है क्या आपको? जो टेस्ट आपको आता है कोक और पेप्सी से, कभी नहीं बताते किसी को। बताते क्या? कभी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? जिस दिन बता दिया उस दिन सामने खड़े हो जाओगे हमारे। होते हैं क्या? अब चतुर्भुज वाले दो भाई है, पास पास बैठे रहते हैं, एक का बिकता है, दूसरे का बिकता ही नहीं है। गुलाब जामुन खाए होंगे तुमने, कैसे जोरदार वाले, मुंह में डालते हम कह देते थे चतुर्भुज जड़ो तो कुन्नी, मतलब चतुर्भुज हमारे बेंचमार्क हो गया। तो गुलाब जामुन खाना तो चतुर्भुज का ही खाना, वरना मन नहीं खाना हमने। बताओ, अब ऐसा कोई दूसरा बना पाता है? तो गुलाब जामुन तो जोधपुर में खूब लोग बना रहे हैं, लेकिन वैसा बना पाता है क्या कोई? नहीं, वो उसका प्रोप्राइटरी, वो नहीं बताता कि मैं क्या प्रोसेस अपनाया करता हूं। मिश्र लाल की लस्सी कोई दूसरा बना पाता है क्या? कुदावे तो ही नहीं बना पावे, बताओ। वो लस्सी उसकी स्पेशलिटी है, प्रोप्राइटरी आइटम है। तो कोई भी अपनी प्रोप्राइटरी आइटम किसी के साथ में शेयर नहीं करता, सो डू गूगल भी नहीं करेगा, ठीक है ना? कहीं नहीं बताएगा वो लॉजिक आपको, लेकिन लोगों को पता होता है क्या करते हैं। पर वो इनर थिंग्स जिनकी मदद से ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सर्च इंजन है, वो चीज उनके पास है। बाकी तो सर्च का तो लॉजिक बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन इन जितने इफेक्टिव नहीं हो पाते, वो उनकी कुछ खासियत है जो लैरी पेज और उसका पार्टनर जानते हैं। वेबसाइट और ऐप वाले कैसे कमाते हैं? 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आने दो,
जब बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा आपके ऊपर तो अपन एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर देंगे। तो जब वेबसाइट में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनसे पैसा ले लेंगे। ठीक है ना, सपोज करो मेरी वेबसाइट बत्रा सर बड़ी पॉपुलर हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर मैं सीए के लेक्चर रखने लग गया, तो मेरे दूसरे जो सब्जेक्ट के हैं, मेरा सब्जेक्ट छोड़ के जो बाकी वाले हैं वो क्या कहेंगे, सर आपके यहाँ पे सीए स्टूडेंट का ट्रैफिक बहुत आता है, रोज यहाँ पे 10,000 लोग इसको विजिट करते हैं, ऐसा करो मैं अकाउंट्स का लेक्चर रख दूं क्या? तो मैं कहूँगा पैसे कितने देगा भाई बोल, मैं रख देता हूँ तेरा 1 महीने के लिए। तो इस तरीके से अर्न कर लेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, इन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल भी एडसेंस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट प्लेस करता है। एक तो मैं करवाता हूँ, एक गूगल कह रहा है मेरे को आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो गई है, क्या आपके इसके ऊपर दुनिया भर के ऐड रख दूं क्या? तो गूगल को भी एक हिस्सा मिलेगा और मेरे को भी एक हिस्सा मिलेगा। दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका होता है इस वेबसाइट के ऊपर ही मैं ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज रखूं जिसको मैं बेच सकूं और मैं अपने लिए अर्न कर लूं। तीसरा तरीका ये होता है। तो कई तरीके से अपन अर्निंग कर सकते हैं। मोबाइल ऐप वाले भी ऐसे ही हैं, आप उठा के देख लो, ट्रू कॉलर आप उठा के देख लो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, नीचे आजकल ऐड नहीं आने लगे, पहले फ्री थे आजकल ऐड नहीं आने लगे। तो फ्री वाली चीजें आपको चीजें फ्री देती है, लेकिन आपसे कस्टमर बेस बढ़वाती हैं, और जब बढ़ जाता है तो दुनिया भर के लोग उस पर ऐड देना शुरू कर देते हैं। बात आगे समझ, व्यू से भी कमाते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपके यहाँ ट्रैफिक आएगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा, गूगल उसका भी पैसा देता है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली लोग देखने के लिए आ रहे हैं, और जब देखने के लिए आ रहे हैं तो गूगल को उसका पैसा मिलता है, और गूगल वो पैसा आपके पास आगे थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया करता है, बाकी वो अपने पास रखा करता है। तो ये तो सब चीजें पॉसिबल है। तो कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप तो कमाने के बाद में सोचना, आप तो पहले पॉपुलर करो चीज़ों को। कमाने का तरीका हम बता देंगे आपको, आप पॉपुलर करो किसी कंसेप्ट को। कमाने के खूब तरीके दुनिया में, कमाना प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चीज में यूनिकनेस लाना प्रॉब्लम है। जिस दिन वो ले आओगे ना, दुनिया के लोग आके सिखाएंगे कमाना कैसे। सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर बना, जैसे वो अच्छा क्रिकेटर बन गया, उसके पास आईटीसी नाम की कंपनी उसके बल्ले के ऊपर लोगो लगाने के लिए आई कि 5 करोड़ रुपए लो, 1 साल के लिए लोगो लगाओ। सचिन तेंदुलकर को ढूंढा उन्होंने, सचिन तेंदुलकर गया नहीं उनके पास में, ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने आईटीसी नहीं लिया, क्योंकि आईटीसी टबैको कंपनी है, इंडियन टबैको कंपनी इसका पूरा नाम है। तेंदुलकर ने कहा यार मेरे को कई लोग फॉलो करते हैं यंगस्टर्स, मैं एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी को प्रमोट करूं अच्छा नहीं लगता है, मना कर दिया। एथिकल बात, ठीक है, अपन पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात है। लेकिन जैसे ये बात सबको पता चली, मार्केट में बात उड़ी, एमआरएफ कंपनी पहुंच गई, पकड़ो 5 करोड़ रुपए हमारा लगा लो। उसने कहा ठीक है, टायर की कंपनी का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनियां ढूंढ रही है ना आपको, तो आप सीखना ही नहीं है कमाना कैसे है। आप तो अपने में कुछ खास बात विकसित कर लो, दुनिया ढूंढते हुए आ जाएगी आपको। अभी एक नई लड़की ने, हिमा दास नाम है उसका, 5 गोल्ड मेडल जीते, जूते की कंपनी ने उसके नाम से जूते बनाने शुरू कर दिए। कौन जानता था उसको पहले? केवल अपने में कुछ खास बात लानी है आपको। जिस दिन वो आपने अपने विकसित कर ली, पैसा तो अपने आप आपके पीछे आना है, उसकी चिंता ही मत करो। आप अपनी चीज को यूनिक बनाओ, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ, अपने में कुछ खास बात लाओ कि आप बोलो तो लोग सुनते रह जाए, आप काम करो तो लोग कहें इससे बढ़िया कुछ कर नहीं सकता, आप टीचर बन जाओ तो लोग कहें साहब इस सब्जेक्ट का इससे बढ़िया कोई टीचर हमें मिलेगा नहीं, आप कोई बुक लिखते हैं तो चेतन भगत जैसी बात कर दो, आप डायरेक्टर बन जाए तो करण जौहर जैसी बात कर दे आप, ठीक है, या साजिद नडियाद वाला जैसी बात कर ले, तो बताओ अपने आप लोग आपके पीछे आएंगे। तो कमाना तो प्रॉब्लम कभी रहा ही नहीं। बात है पहले आप अपने आप में एक यूनिकनेस डेवलप कर दें। बातों बातों में आज एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 2 चीजें पढ़ेंगे। कोर कॉम्पिटेंस विकसित करो अपने में, कोई एक ऐसी यूनिक बात जो आपका कॉम्पिटिटर चाहते हुए भी विकसित नहीं कर पाए। बताओ iOS कोई दूसरा बना पाया क्या? तो बताओ, चल रही है ना उसकी दुकान, 80,000 का फोन देता है, हम लेते हैं, जिसको एप्पल चाहिए। रोल्स रॉयस कार जिसको लेनी है वो लेता है, बाकी लोग मारुति में खुश है, पर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। अभी नहीं कार आई है इंटरनेट कार, MG लोग ले रहे हैं, इंटरनेट कार के नाम से लो, यूनिकनेस है ना। तो आप अपने में केवल यूनिकनेस लाओ, पैसा कमाने का तरीका तो बहुत तरीके से आपको अपने आप ही लोग सिखा देंगे। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? इन्हीं क्लासों में पढ़ते हुए हम कई बार कई कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और हमें मालूम पड़ता है कुछ दिनों बाद वो कंसेप्ट लोग लागू कर देते हैं। मैं आज पढ़ाते हुए मुझे 30 साल हो रहे हैं, 61 एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप वाला 62 होगा, और शायद 31 साल पूरे कर लूंगा मैं, जब मई में एग्जाम आप दे रहे होंगे। तो मैं कई बार क्लासों में डिस्कस कर रहा होता था, मैंने कहा ये फिल्म बनाने वाले बेवकूफ़ हैं, इनको फिल्म के लिए पैसा चाहिए। जब ये इंडस्ट्री नहीं बनी थी, फिल्म पहले इंडस्ट्री नहीं थी तो लोन वोन कुछ नहीं मिलता था इनको, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, दाऊद का पैसा लग गया, इसका पैसा तो होता नहीं था इनके पास। और तब फिल्में मुश्किल से कोई 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ में बनती थी, पुरानी बात बता रहा हूँ। आजकल तो 100 200 करोड़ की फिल्में बनती है और कमाती हैं 1000 करोड़ तक जाती है ना। तब क्या होता था, मैं इनको कहता था, मैंने कहा बेवकूफ लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट
या कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करके ही अपने उसमें दिखा दो। कर सकते नहीं कर सकते? जैसे सपोज करो हीरो हीरोइन बैठे, कैंपा कोला पिया, तो कैंपा कोला वाले से पैसे ले ले भाई। किसी रेस्टोरेंट के बाहर सीन शूट किया, उसको बोलना कि तेरा ये पॉपुलर हो जाएगा, पैसे ले लो उससे। तो बताओ क्या पैसा आता नहीं है क्या? क्या आज ये कर नहीं रहे क्या? ये जितनी चीजें दिखाते हैं ना, सब पहले से ही सेट होती है, लोग पहुंचते हैं। करण जौहर कोई नई फिल्म लॉन्च कर रहा होता है, लोग पहुंच जाते हैं, साहब ये एक सीन रख देना हमारे। बताओ होता है कि नहीं होता है? ऋतिक रोशन ने एक प्रोडक्ट ही बड़ा पॉपुलर कर दिया था उसकी पहली मूवी में। क्या आया था वो? फर्स्ट मूवी थी ना उसकी, कहो ना प्यार है, उसमें पता नहीं कौन सा एक प्रोडक्ट था, वो पहली बार ही वहां यूज हुआ और बड़ा पॉपुलर हो गया। कोई सॉफ्ट ड्रिंक थी शायद या कोई ऐसा था। तो लोग पहुंचते हैं आपके पास अपने आप। केवल करना क्या अपने को? अपने में एक यूनिकनेस लानी है, उसके बाद तो दुनिया आपके पीछे अपने आप है। बताओ कौन जानता था हिमा दास को, आज दुनिया पीछे दौड़ रही है। कौन जानता था मैरी कॉम को, आज बायोपिक बन गई उसकी। कौन जानता था मिल्खा सिंह जी को, बायोपिक बन गई उनको। कौन जानता था धोनी को, एक छोटे से रांची जैसे शहर में अपने आप को प्रूव किया उसने, तो बताओ बायोपिक बन गई। सबसे ज्यादा कमाऊ खिलाड़ियों में है। विराट कोहली को कौन जानता था आज से कुछ समय पहले तक? बताओ, केवल पैशन था ना क्रिकेट के पीछे, उसने अपने आप को प्रूव किया। रेस्ट ऑफ द थिंग अपने आप। ठीक है, इससे समझने की बात आप लोगों के लिए क्या है? केवल आपको अपने आप को प्रूव करना है दुनिया में, बस। पैसा दिमाग में लाओ ही मत, पैसा अपने आप पीछे आपके आएगा। सफलता अर्जित करने के लिए पैसे को दिमाग में नहीं लाना है, सफलता अर्जित करो, केवल नंबर 1 बनो अपने क्षेत्र में, पैसा तो अपने आप आता है पीछे। बाय प्रोडक्ट है, वो कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि अपने आप खिंचा चला आएगा आपकी तरफ। वो कहीं जा भी नहीं सकता, वो उसी को जाता है जो शिखर पे होता है, जो सबसे टॉप पे होता है। चले आगे भाई, नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। तो वेब पोर्टल डेफिनेशन पढ़ लें क्या? वेबसाइट कहते हैं दिस शैल प्रोवाइड द इंटरफेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जैसे www.flipkart.com। वेब पोर्टल इज द एप्लीकेशन थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। और ये कब कहां मिलती है अपने को? www पे मिला करती है। लास्ट पार्ट आ गया पेमेंट गेटवे। क्या होता है पेमेंट गेटवे? एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू सारा का सारा पेमेंट रूट किया जाता है। मतलब बैंकें भी यहाँ पे इसके थ्रू काम करती हैं, मेरे जैसा इंडिविजुअल, आप जैसा यूजर भी उसी के थ्रू काम किया करता है। इसको नाम क्या देते हैं अपन? पेमेंट गेटवे। पेटीएम क्या कहलाएगा? पेमेंट गेटवे कहलाएगा, है ना। एसबीआई बड्डी क्या कहलाएगा? पेमेंट गेटवे कहलाएगा। ये सब क्या है? पेमेंट गेटवे। तो अंडरलाइन करें, द पेमेंट मोड थ्रू विच कस्टमर शैल मेक द पेमेंट इज नोन एज पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे की डेफिनेशन क्या है? द पेमेंट मोड थ्रू विच द कस्टमर शैल मेक द पेमेंट इज नोन एज पेमेंट गेटवे। ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों के लिए होता है, और वेंडर्स के लिए पैसा कलेक्ट क्या करता है? कस्टमर से। दीज अश्योर सेलर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द बायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ई कॉमर्स वेंडर। तो ई कॉमर्स वेंडर को सारा पेमेंट इसके थ्रू आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। किसके थ्रू आया करता है? पेमेंट गेटवे। तो एक तरीके से ये कौन है? ये इंटरमीडिएटरी है, इन बिटवीन है। मेरे को कंपनी पे भरोसा नहीं, लेकिन मेरे को एसबीआई बैंक पे भरोसा है। मेरे को फ्लिपकार्ट पे भरोसा नहीं, लेकिन मेरे को एसबीआई पे भरोसा है। तो मैं एसबीआई के थ्रू पेमेंट भेजूंगा। कल को अगर मेरे पैसा भेजने के बाद माल नहीं दिया तो मैं एसबीआई को कहूंगा देखो साहब मेरे को माल नहीं दिया। तो कोई आर्बिट्रेटर होना चाहिए ना। कल को कंपनी पैसा खा जाए तो मैं किससे मांगूंगा? तो बीच में पेमेंट गेटवे का सिस्टम बिठाया हमने, आर्बिट्रेटर बिठा दिया हमने, इंटरमीडिएटरी बिठा दिया हमने, ताकि आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो, इस पे कर लो। और ये अपना एक छोटा सा मार्जिन और कमीशन ट्रांजेक्शन फीस ले लेता है, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले लिया करते हैं, और अपना काम इनका चल जाया करता है। तो पेमेंट गेटवे क्या है? बेसिकली पेमेंट को आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके वेंडर तक पहुंचाना इसका काम हुआ करता है। ये बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती हैं। ये क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, ऑनलाइन बैंकिंग का सब कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसके? एसबीआई बड़ी, पेटीएम, ऐसे कई सारे हम लोग पेमेंट गेटवेज में काम करते हैं। तो कितने कंपोनेंट पढ़ लिए भाई अपन ने? 6 कंपोनेंट पढ़ लिए क्या अपन ने? कौन कौन से 6 थे भाई हमारे? सबसे पहला यूजर, 6 कंपोनेंट थे ना। ई कॉमर्स की बात हो रही है। पहला कंपोनेंट क्या था? यूजर। दूसरा कौन था? ई कॉमर्स वेंडर। ई कॉमर्स वेंडर को इफेक्टिव होने के लिए कितनी बातें थी? 10। उस डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। पहली बात कौन सी थी? सप्लाई एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लास्ट कौन सी थी? सिक्योरिटी। बस इतनी बात कर लेते हैं अपन। तीसरा कंपोनेंट क्या था? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा कंपोनेंट क्या था? इंटरनेट एंड नेटवर्क। पांचवा कंपोनेंट क्या था? वेब पोर्टल। छठा कंपोनेंट कौन सा है? वेरी गुड। तो अपने को याद हो गई ये बात। आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें लगता था May 19 में पूछा जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया, पर इससे सवाल नहीं आया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपका कलर ले लें अलग से, एक कलर आपका ले लेते हैं इसमें। इसको लिखो May 19 की जगह May 20। आर्किटेक्चर पे सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, वैसे आर्किटेक्चर का सामान्य मतलब क्या होता है? वेरी गुड। किसी चीज का डिजाइन या उसका आउटले, इसी को अपन आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे
आपकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, आप जिस घर में रहते हैं उसका आर्किटेक्चर पड़ोस वाली बिल्डिंग के आर्किटेक्चर से अलग ही होता है। तो मतलब स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट बिल्डिंग्स, ऐसे ही होता है। उसी तरीके से ई कॉमर्स में भी नेटवर्कों के अंदर अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। तो आर्किटेक्चर का मतलब दो चीजें समझो, कौन कौन सी दो चीजें अंडरलाइन करो। आर्किटेक्चर मीन्स द स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन सी दो चीजें हो गई? स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिजाइन कैसी बनी है और उसको कैसे बनाया गया, लागू किया गया। कई बार डिजाइन तो एक जैसी होती है पर लागू करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे जोधपुर की बात करूं मैं, डिजाइन तो हम सब ने एक जैसी बना ली, लेकिन किसी ने जोधपुर के छितर के पत्थर से मकान बनाया और किसी ने ईंटों से बना दिया। तो बताओ कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग हुआ कि नहीं हुआ? डिजाइन तो एक ही है जो पेपर पे बनी हुई है, लेकिन किसी ने कहा बाहर का एलिवेशन में पत्थर का दूंगा, किसी ने कहा नहीं मैं ईंटों का प्लेन बना दूंगा। तो बताओ दोनों का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है कि अलग अलग हुआ? अलग अलग हो गया ना। तो बेसिकली आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो चीजें याद रखेंगे। ई कॉमर्स में हमारे यहाँ नेटवर्क आर्किटेक्चर दो प्रकार से बनते हैं। वो दो नाम क्या है इसके? 2 टियर एंड 3 टियर। क्या नाम है यहाँ पे? 2 टियर एंड 3 टियर। अब इसको अपन समझेंगे बाद में, पहले अपन बात करते हैं इस मोबाइल फोन में क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी अपन ने कल परसों फ्लिपकार्ट की बात की थी कि नहीं की थी? ये जो मेरा पहला स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसको होम स्क्रीन कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको अपन कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको अपन? प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन में मैं चुन रहा हूं फ्लिपकार्ट को। किसको चुना मैंने? फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? अपनी इनिशियल स्क्रीन मेरे सामने खोल रहा है। इसको मैं कहूंगा प्रेजेंटेशन या यूजर इंटरफेस। क्या कहूंगा मैं इसको? प्रेजेंटेशन या यूजर इंटरफेस। अब इस यूजर इंटरफेस पे जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है उनको मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट करके परचेजेस में चला जाऊंगा। जब मैं परचेज कर लेता हूं तो मैंने आइटम 1 परचेज किया, 2 परचेज किया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती होगी, कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन होगी। ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एप्लीकेशन लॉजिक। क्या कहलाता है ये? एप्लीकेशन लॉजिक। क्या वो तुम्हें यहां होता हुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, तो मतलब वो हिडन होता है, इसके पीछे कहीं एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट इस पे दिख रहे हैं इनने कहीं ना कहीं इनको डेटाबेस के फॉर्म में सर्वर पे रखा होगा अपन ने। क्या वो तुम्हारे को डेटाबेस सर्वर दिख रहा है? क्या उसके आइटम दिख रहे हैं? डेटाबेस सर्वर दिख रहा है क्या? वो तीसरी चीज होती है। तो पहली चीज क्या होती है? प्रेजेंटेशन जो दिखती है। फिर इसके पीछे एक चीज काम करती है कैलकुलेशन वाली, उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लॉजिक। और तीसरी इन सब चीजों को स्टोर करके रखने वाला क्या चीज कहलाता है? डेटाबेस। तो कुल मिला के 3 चीजें होती है हमारे पास में। कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। कितनी चीज होती है? 3 चीजें, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। अब एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। टैली सबने देखा है क्या? टैली सबने देखा है कि नहीं देखा? ये बड़ा टैली, ये मेरी इनिशियल स्क्रीन खुली। बताओ ये क्या है? प्रेजेंटेशन है कि एप्लीकेशन है कि डेटाबेस है? ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद मैं इसमें क्या करूंगा? वाउचर एंट्रीज करूंगा। वाउचर एंट्री करूंगा तो क्या होगा? जर्नलाइजेशन होगा, लेजर क्रिएशन होगा, P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। मुझे क्या बनते हुए दिखती है या फाइनल आउटकम दिखता है? तो पीछे उसने कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन की होगी मर्केंटाइल लॉ पे आधारित करके। क्या वो मुझे दिखता है? क्या वो क्या कहलाएगा? मेरा एप्लीकेशन लॉजिक। अब ये टैली जो है मेरे कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करता होगा। ये मैं जो वाउचर एंट्री करूंगा इसका डेटा कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कहीं ना कहीं। देखें ये कहां जाता है डेटा। आओ डेटा जाके देखते हैं अपन कहां जाता है इसका। ये पड़ा टैली। टैली के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, देखा सबको? अभी फोल्डर एम्प्टी है क्योंकि मैंने इसमें कोई एंट्री की नहीं है, पर एक ऑलरेडी कंपनी जो डेमो नाम की बना रखी है उसका तो डेटा पड़ा है। टैली में हमेशा बताओ ऐसे फोल्डर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। अब इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो इनके अंदर बहुत सारी फाइलें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेटा इस तरीके से रखा जाता है। अब ये डेटा इनक्रिप्टेड है, इसको मैं डायरेक्ट खोलने की कोशिश करूंगा तो शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे। खोलूं क्या किसी को? पूछ रहा है कौन सी ऐप से खोलूं इसको, ठीक है ना? तो इसके लिए रेस्पेक्टिव ऐप अभी है नहीं मेरे पास में, खुलेगा नहीं, वरना इसके अंदर क्या गार्बेज नजर आता है, समझ में नहीं आता है इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, क्योंकि ये क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है। टैली का सही वर्जन मिलेगा जब ये इसको ओपन कर पाएगा, और अगर मैंने इसको इनक्रिप्ट करके बैकअप में रख रखा है तो जब तक मैं इसको रेस्टोर नहीं करूंगा, डिक्रिप्ट नहीं करूंगा, तब तक ये डेटा मुझे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा भी नहीं।
तो बताओ टैली के रेस्पेक्ट में बात करूं तो टैली की पहली स्क्रीन क्या है? यूजर इंटरफेस। फिर जब मैंने वाउचर एंट्री कर ली तो जो जर्नलाइजेशन, लेजर क्रिएशन और फाइनल अकाउंट्स की कैलकुलेशन हुई वो किस में हुई? एप्लीकेशन लॉजिक। और ये डेटा जाके कहां स्टोर हुआ? डेटा नाम के फोल्डर में। क्या ये डेटा नाम का फोल्डर और एप्लीकेशन लॉजिक इन जनरल किसी एक आम आदमी को दिखता है क्या? जब तक मैं चला के नहीं जाऊं वहां पे। लेकिन मुझे दिखता क्या है? केवल और केवल पहली चीज, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंटेशन या यूजर इंटरफेस। तो हम सब लोग आजकल किस में काम करने लगे हैं? यूजर इंटरफेस या प्रेजेंटेशन में काम करते हैं। बाकी हमारे कहने पे सारा काम कैलकुलेशन का एप्लीकेशन लॉजिक करता है और उन सबको डेटा के फॉर्म में कहां रखा जाता है? डेटाबेस पे रखा जाता है। बात क्या आई क्या सबको समझ में? तो कुल मिला के नेटवर्क में ये तीन चीजें ही होती है। पहले का नाम प्रेजेंटेशन, दूसरे का नाम एप्लीकेशन, तीसरे का नाम डेटाबेस। बात आ गई क्या सबको समझ में? अब इसको आपस में किस तरीके से मिक्स करके रखा जाता है, उससे हमारे पास में दो आर्किटेक्चर बनते हैं। एक का नाम 2 टियर और दूसरे का नाम 3 टियर आर्किटेक्चर है। आओ बात कर लेते हैं इनकी। तो हमने तीन चीजें कौन सी बताई? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। तीन चीजें बताई हमने आपको, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। अगर प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को एक लेयर में जोड़ दिया जाए, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए और इसको अलग रखा जाए, तो एक ये चीज और एक ये चीज, ये क्या कहलाएगा हमारे यहाँ? 2 टियर आर्किटेक्चर। और अगर मैं प्रेजेंटेशन को अलग रखूं, एप्लीकेशन को अलग रखूं, सबको अलग रखूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे यहाँ? 3 टियर आर्किटेक्चर। बात आई क्या सबको समझ में? कुल मिला के चीजें कितनी होती हैं? 3। प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। काम क्या क्या है? प्रेजेंटेशन का काम होता है यूजर को इनपुट करने में मदद करना। आप सबसे पहले किससे इंटरेक्ट होते हो? प्रेजेंटेशन से, एप्लीकेशन से कि डेटाबेस से? एप्लीकेशन से कहां होते हो आप? प्रेजेंटेशन से होते हो आप। प्रेजेंटेशन के थ्रू एप्लीकेशन पे जाते हो। आप जब तक मेरे मोबाइल फोन के यूजर इंटरफेस पे नहीं आओगे, आप फ्लिपकार्ट पे नहीं जा सकते, और फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को नहीं सेलेक्ट करके यूजर इंटरफेस से जाओगे तब तक कैलकुलेशन नहीं होनी। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? यूजर इंटरफेस मिलेगा। यूजर इंटरफेस, प्रेजेंटेशन एक ही बात है। इसका काम क्या है? आपसे डेटा इनपुट लेना। जब वो डेटा इनपुट ले लेता है तो अगली लेयर काम करना शुरू कर देती है, जिसका नाम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। और जब एप्लीकेशन लेयर अपना काम खत्म कर लेती है तो उस डेटा को कहां स्टोर करती है? वो डेटाबेस लेयर में। बात आई क्या सबको समझ में? अब अगर हम प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन दोनों सॉफ्टवेयर पार्ट को मिला के एक जगह रख लें और डेटाबेस को सेपरेट आउट कर लें, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? 2 टियर आर्किटेक्चर। और अगर सब अलग अलग कर दें तो क्या कहलाएगा? 3 टियर आर्किटेक्चर। बात आई क्या सबको समझ में? कि कोई डाउट है किसी को समझने में? मैंने 2 उदाहरण से समझाई, एक मोबाइल ऐप के थ्रू और दूसरा टैली के थ्रू। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है बताओ? अच्छा चलो एक और उदाहरण लेते हैं। कभी टिकट करवाइए क्या रेलवे वगैरह की? तो बताओ रेलवे की टिकट कराने के लिए सबसे पहले अपन IRCTC या जो भी वेबसाइट आप यूज करते हो उस पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बताओ पहले कौन सा काम आता है? प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद तुम टिकट टू एंड फ्रॉम डाल देते हो, कितने लोग जाने हैं वो सब कर देते हो। तो बताओ थोड़े समय में वो कैलकुलेट करके एक अमाउंट बताता है कि नहीं बताता है? क्या वो आपके सामने कैलकुलेट हुआ? क्या किसने कैलकुलेट किया? बैकग्राउंड में एप्लीकेशन लॉजिक ने किया। अब ये ट्रेन का डेटा, आपका डेटा कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर रहेगा कि नहीं रहेगा? सर्वर के ऊपर। वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस तो कहलाएगा। सपोज करो मुझे कंफर्म टिकट नहीं मिली लेकिन मेरे को PNR नंबर मिल गया, तो मैं जैसे ही PNR नंबर डालता हूं, कहां जाता है वो? डेटाबेस में चेक करने जाता है ना कि इसकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई। तो वो डेटा कहां पड़ा हुआ है? डेटाबेस के पास पड़ा हुआ है। अच्छा आप स्टूडेंट हो इंस्टीट्यूट के ICAI का, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हमने, दिया कि नहीं दिया? आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका और पूरे हिंदुस्तान के और FRO स्टूडेंट का भी रजिस्टर्ड डेटा ICAI की वेबसाइट www.ici.org में पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कहां पड़ा है वो? डेटाबेस में पड़ा है। अच्छा ICAI की साइट पे आप गए, उस वेब पोर्टल पे जाके आप अपना CRO और दूसरा देके डिफरेंट फैसिलिटी प्राप्त करते हो। कौन सी लेयर एक्सेस कर रहे हो? प्रेजेंटेशन। फिर सपोज करो कोई बुक खरीदनी है, कुछ करना है आपको, आपने क्वांटिटी बताई तो अपने आप उसने कैलकुलेट करके एक अमाउंट बताया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भेज दो। ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है? एप्लीकेशन। और ये सारा डेटा आपने परचेज की है, इंस्टीट्यूट ने कब आपको भेजी है, कहीं ना कहीं तो वो ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे इसकी? तो डेटा भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या कहलाएगा वो? डेटा। चलो अब बात करते हैं अपन बैंकिंग एप्लीकेशन की। मुझे अपने कोटक बैंक से पैसा निकालना है, मैंने मोबाइल ऐप का प्रयोग किया। मोबाइल ऐप को जैसे ही खोला, कौन सी लेयर काम आई? प्रेजेंटेशन। फिर मैंने कहा इस खाते से पैसा इस खाते में ट्रांसफर कर दो, तो मेरे एक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन करेगा? ये एप्लीकेशन। और ये सारा डेटा मैंने इस दिन ये काम किया, मेरी अथॉरिटी से बैंक ने किया, कल को मैं बैंक को कह सकता हूं किसे पूछ के किया?
तो बताएंगे साहब आपने इस यूजर नेम पासवर्ड से इतने बजे इस आईपी एड्रेस से इसको इनिशिएट किया, ये डेटा कहाँ रहेगा? तो बताओ ये तीन चीजें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबके साथ नहीं हो रही है क्या? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे टिकट बुक करवाते हुए, किसी और वेबसाइट पे, किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, यही तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। सबसे पहले कौन काम करता है? प्रेजेंटेशन। दूसरा कौन काम करता है? एप्लीकेशन। तीसरा कौन काम करता है? डेटाबेस। अगर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन को जोड़ दो एक में और डेटाबेस को अलग रखो तो ये दो चीजें मिलकर क्या कहलाएंगी? टू टियर आर्किटेक्चर। और तीनों अलग अलग कर दो तो क्या कहलाएगी? यही तो कंसेप्ट है। इतना आसान है, लेकिन को टेक्निकली समझे तब, है ना? अपने को टेक्निकली समझना होगा। अब एग्जाम में लिखना क्या है, इस पढ़ने के साथ साथ वो भी समझना पड़ेगा अपने को। समझ में तो सबको आ गई अपने को, तो आओ अब याद कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को इसमें याद करने का क्या। तो इनिशियली ई कॉमर्स सारे टू टायर ही थे, क्योंकि मालूम ही नहीं था इनको दुनिया में कितना बढ़ेंगे हम आगे। फिर जैसे जैसे हम क्या हुए, ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होने लग गए, तो हमने क्या किया, टू टायर से अपने आप को थ्री टायर में चेंज कर दिया। ठीक है ना, ताकि क्लियर सेपरेशन हो जाए। टू टायर में सेपरेशन क्लियर नहीं होता है। प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एक जगह होती है, तो जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो कितना हिस्सा प्रेजेंटेशन लेयर काम करे, कितना हिस्सा एप्लीकेशन लेयर काम करे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। तो हमने कहा ऐसा करो, प्रेजेंटेशन को अलग कर दो, इसके अलग कंप्यूटर कर दो, एप्लीकेशन का अलग कंप्यूटर कर दो, डेटाबेस का अलग कर दो, सब अपने अलग अलग काम करें। इससे क्या हो गया, क्लियर सेपरेशन से काम स्मूथ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। नया नया रेस्टोरेंट खुलता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, घर वाले खुद ही ओनर जो होते हैं ना, वही गल्ले पे बैठ जाते हैं, वही मैनेजर होते हैं और वही गल्ला संभालते हैं। ऐसा ही होता है। और वेटर रख देते हैं और घर वाले ही शायद शेफ हो जाते हैं, घर में से पीछे से ही बन के सामान आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप हमारे यहाँ हो, पराठा हाउस पिछले वाले रोड पे खुला हुआ है, घर का ही बिजनेस है। मदर पीछे पराठे बनाती है, बच्चा आगे जो है उसी को सर्व कर देता है, सेल्फ सर्विस पे पैसा भी आपसे ले लिया करता है। यही हो रहा है। लेकिन कल को पराठा हाउस की 3-4 ब्रांचेस हो जाएं या रोज के 50-100 लोग आने लग जाएं, तो क्या माँ बेटे मिलके ही बिजनेस को संभाल लेंगे या और लोग आएंगे फिर बीच में? फिर एक वेटर भी आएगा, अभी तो सेल्फ सर्विस है, फिर एक वेटर आएगा, फिर एक कुक आएगा, फिर एक गल्ले पे बैठने वाला आदमी आएगा। क्या किया अपन ने? ट्रैफिक बढ़ते ही काम का सेपरेशन कर दिया, ताकि काम कैसा हो जाए, स्मूथ होने लग जाए। तो पहले हर चीज कैसे बनी? अच्छा, पहले टू टियर भी नहीं थी दुनिया में। शुरुआत पता कैसे हुई? दुनिया में शुरुआत हुई पहले 1 टियर से। कैसे शुरुआत हुई? पहले 1 टियर से। दुनिया में सारी शुरुआत पहले कैसे हुई है? 1 टियर से। मतलब मेरे इसी कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन है, मेरे इसी कंप्यूटर में एप्लीकेशन का लॉजिक है, मेरे इसी कंप्यूटर में डेटाबेस है। सारी शुरुआत पहले 1 टियर से हुई। फिर क्या हुआ, जब इस पे ट्रैफिक बढ़ने लग गया, डेटाबेस बड़ा होने लग गया, तो हमें क्या लगा, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एक अलग कंप्यूटर पे कर लो, डेटाबेस अलग कर दो, क्योंकि सब एक जगह करोगे तो काम स्लो हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। अब सपोज करो 2 हिस्सों में भी बांटने के बाद स्लो हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन एक पे कर लो, एप्लीकेशन एक पे कर लो, डेटाबेस एक पे कर लो। अब हमने क्या किया, और क्लियर सेपरेशन कर दिया। क्या कहलाता है ये? 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, एक्सेल एकेडमी हमारे यहाँ 2 बिल्डिंगों में काम कर रही है, एक मेन बिल्डिंग और एक ये भी 2 टियर आर्किटेक्चर है। शुरुआत में हमारे पास वही बिल्डिंग थी, हमने वहीं से काम शुरू किया था। लेकिन आपको पता होगा बीच में स्टूडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। मैं बात कर रहा हूँ 2008 से लेके 2015-16 तक हमारे पास में 5-5 बैचेस इंटरमीडिएट के चला करते थे एट ए टाइम। 5 बैच इंटरमीडिएट के, और हर एक में 200 बच्चा। कितने बच्चे? 200 से कम बच्चे ही नहीं होते थे। और हम मना करते थे और फिर लोग और आते रहते थे। मतलब जोधपुर के बाहर से भी खूब आया करते थे बच्चे, फ़ोन करवाया करते थे, नहीं सब पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 200 के 5 बैच पढ़ाते थे हम। क्या वो उस मेन बिल्डिंग में पढ़ाना संभव है क्या हमारे लिए? तो हमने ये जगह ली। ठीक है। इसके अलावा ये पास में एमके की एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी हमारे पास एक फ्लोर हुआ करता था। तो होता क्या था, एक क्लास इधर चल रही है, 2 क्लासें उधर चल रही है, एक क्लास इधर चल रही है, और टीचर स्टूडेंट अपनी जगह बैठ रहे थे, हम टीचर ही बदलते रहते थे। कभी इधर आ गए पढ़ाने, कभी ऊपर चले गए पढ़ाने, कभी मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे पढ़ा दिया, कभी फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ा दिया। इस तरीके से हम काम करते थे। लेकिन क्या ये डे 1 से हमारे साथ हो गया क्या, जब एक्सेल एकेडमी हमने डाली? या धीरे धीरे जब हम पॉपुलर हुए, लोड बढ़ने लगा, तो हमने भी 2 या 3 ब्रांचेस खोल दी जहां जाके काम को क्लियर सेपरेशन से कर सके। तो बताओ 3 टियर आर्किटेक्चर की जरूरत कब पड़ेगी आपको? जब आपका लोड एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज ई कॉमर्स में लाखों करोड़ों ग्राहक होते हैं। तो आज की तारीख में ई कॉमर्स और एम कॉमर्स कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें? 1 टियर की, 2 टियर की, 3 टियर? क्यों करें 3 टियर? 1 टियर में काम होता है ना, होगा 1 टियर में काम, लेकिन बहुत स्लो होगा, क्योंकि सब कुछ किसको करना है?
इसी मशीन को करना है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन का काम एक मशीन करे, एप्लीकेशन का काम एक मशीन करे, डेटाबेस का काम एक मशीन करे, तो सब काम अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस क्लियर सेपरेशन से हमारा काम फास्ट होगा कि स्लो होगा? तो हम इसी तरीके से आगे बढ़े। पहले क्या था? 1 टीयर, फिर क्या है? 2 टीयर, आज क्या है? 3 टीयर। अच्छा, अब 3 टीयर पे भी नहीं रुके हम, 4 टीयर 5 टीयर भी आ गए, और इनको हम नाम देते हैं एन टीयर आर्किटेक्चर। क्या नाम दिया हमने? एन टीयर। अपने कोर्स में नहीं है, हम अपने एमसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और मैंने भी पढ़ा है अपने टाइम में। तो हम आजकल एन टीयर आर्किटेक्चर में काम करते हैं। अब लेयर और बड़ी हो गई है, क्योंकि इतने से भी काम नहीं चला करता। ट्रेन में सफर करते हैं अपन, एक होता है फर्स्ट क्लास एसी, एक होता है सेकंड एसी, एक होता है थर्ड एसी। क्या अंतर है? फर्स्ट क्लास एसी में एक ही सीट होती है सोने बैठने के लिए, कोई और बाइफर्केशन है ही नहीं। सेकंड क्लास एसी में क्या होता है? एक नीचे एक ऊपर होता है। ट्रैफिक बढ़ा तो ये भी किया अपन ने, और बढ़ गया तो बीच में भी एक लेयर, 3 लेयर, ताकि ज्यादा लोग सफर कर सके। गाड़ी तो जा ही रही है ना, एक आदमी को ले जाओ तो ही उतना, 2 को ले जाओ पैसा बढ़ता है रेलवे का, और 3 ले जाओ तो और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं? बताओ। तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता चला गया, रेलवे में तो सुविधा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बस वही आर्किटेक्चर हमारे साथ है। शुरुआत कहां से हुई? 1 टीयर से। ट्रैफिक बढ़ा तो क्या किया? 2 टीयर। और ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या किया? 3 टीयर। और अब और ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या कर दिया? एन टीयर, जहां एन की वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7। बात आ गई क्या सबको समझ में? क्लियर? आओ अब टेक्निकली इसको समझ लेते हैं अपन, जो इसने लिखा है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। क्या होता है इसका मतलब? स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टीयर और 3 टीयर। ये 2 टीयर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एक लेयर में है और डेटाबेस दूसरे में है। और 3 टीयर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन अलग, एप्लीकेशन अलग, डेटाबेस अलग। क्लियर? ये तो वही समझने की बात। अब आ जाओ अपन याद कर लेते हैं इसको। इन 2 टीयर आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन टीयर एंड डेटाबेस टीयर 2 ही होती हैं। जैसा चित्र भी आप देख रहे हो आप, क्लाइंट एप्लीकेशन पे हमने लिखा है प्रेजेंटेशन टीयर, और दूसरी क्या लिखी है हमने? डेटाबेस। इस प्रेजेंटेशन में एप्लीकेशन शामिल है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। प्रेजेंटेशन टीयर इंक्लूड एप्लीकेशन टीयर ऑल्सो, इसीलिए इसका नाम क्या है? 2 टीयर आर्किटेक्चर। केवल 2 चीजें, एक प्रेजेंटेशन और दूसरा एप्लीकेशन। बात आई क्या सबको समझ में? तो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एक जगह हो गई, डेटाबेस दूसरी जगह हो गया। और डेटाबेस यहाँ किस में होता है? एमएस एक्सेस में होता है। 2 टीयर आर्किटेक्चर तक एमएस एक्सेस का प्रयोग होता था। 3 टीयर होते ही अब हम MySQL, Oracle, DBase किसी का भी यूज कर लिया करते हैं। अब आती है इनकी डेफिनेशन की बात। प्रेजेंटेशन टीयर का मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम है क्लाइंट एप्लीकेशन या क्लाइंट टीयर। क्लाइंट कौन होता है? जो सुविधा प्राप्त करता है। सर्वर कौन होता है? जो सुविधा देता है। 2 चीजें तो पता है सबको। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। क्लाइंट का मतलब कौन? सुविधा प्राप्त करने वाला। तो मैं क्लाइंट हूं। जैसे मैं फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदता हूं तो मैं क्लाइंट हो गया। मुझे सुविधा कौन दे रहा है? फ्लिपकार्ट दे रहा है। तो www फ्लिपकार्ट क्या हो गया मेरे लिए? सर्वर हो गया। अपन इंस्टीट्यूट की साइट से जाके कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे हैं तो मैं क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। डाउनलोड प्राप्त करने वाला। डाउनलोड देने वाला कौन हो गया? सर्वर हो गया। सर्वर हमेशा क्लाइंट के मुकाबले पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए सर्वर मस्ट ऑलवेज बी पावरफुल देन देयर क्लाइंट, तभी वो सर्वर की तरह काम कर पाएगा। अगर क्लाइंट और सर्वर इक्वल हो गए तो फिर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि क्लाइंट हमेशा एक से अधिक होते हैं एक सर्वर के पास। गूगल का सर्वर, मैं और आप सब लोग जीमेल यूज करते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्लाइंट है या नहीं है? तो अगर बताओ सर्वर इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाता तो क्या गूगल अच्छे से काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। यूट्यूब किसका है? किसका? यूट्यूब किसके है? गूगल का ही है। व्हाट्सएप किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। व्हाट्सएप किसका है? किसने खरीदा? गूगल ने खरीदा कि फेसबुक ने खरीदा? मार्क जकरबर्ग ने खरीदा या किसने खरीदा? मार्क जकरबर्ग ने खरीदा। फेसबुक का। व्हाट्सएप किसका हो गया? मार्क जकरबर्ग का हो गया। ठीक है। इसी तरीके यूट्यूब किसका हो गया? यूट्यूब इन्होंने थोड़ी बनाया, गूगल वाले थोड़ी बनाया, लेकिन ले लिया, खरीद के ले लिया। ऐसी कई चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्विजिशन मर्जर में चली जाती हैं। तो बताओ इन सब में इनिशियल लेवल पे काम कैसे होता था? प्रेजेंटेशन टीयर से शुरू किया, एप्लीकेशन इंक्लूड किया, डेटाबेस अलग किया, फिर तीनों को अलग अलग कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लाइंट या क्लाइंट टीयर। दिस इज द इंटरफेस दैट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वेंडर। प्रेजेंटेशन टीयर का काम क्या होता है? यूजर को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे लाना। प्रेजेंटेशन टीयर का काम क्या है? मेरे को और आपको उसके मोबाइल ऐप पे लाना या उसकी वेबसाइट पे लेके आना, और वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए यूजर इंटरफेस या प्रेजेंटेशन टीयर कि हमें इच्छा करे कि हम जावें इस पे कुछ काम करें। गेम खेलेंगे मोबाइल पे आप लोगों ने कभी ना कभी? सब गेम खेलते हो या कुछ पर्टिकुलर गेम ही खेलते हो ज्यादा?
क्यों क्यों खेलते हो ज़्यादा? क्योंकि वो ज़्यादा इंगेजिंग होता है, अपने को अट्रैक्ट करता है। गेम तो बहुत सारे हैं, रोज ही जाओ तो सर्वर पे इतने सारे गेम आए हुए हैं, हम सब तो नहीं डाउनलोड करते, लेकिन कुछ गेम बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, यूजर इंटरफेस अच्छा होता है, अपने को ड्रॉ करते हैं, अपने को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम बार बार उसको खेलने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जितना प्रेजेंटेशन टीयर और यूजर इंटरफेस आप अट्रैक्टिव बनाओगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग अच्छी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी अच्छी होगी, उतना ही यूजर इंटरफेस पे आप ज्यादा रुकना पसंद करोगे और उतना ही देर आपको बिजनेस मिलेगा। सिंपल सी बात। डेटाबेस टीयर, जिसको डेटा टीयर भी कहते हैं, काम क्या है? द प्रोडक्ट डेटा, द प्राइस डेटा, द कस्टमर डेटा एंड अदर रिलेटेड डेटा आर कैप्ट हियर। मतलब कुल मिला के हर प्रकार का डेटा कहां रहता है? डेटाबेस टीयर पे रहा करता है। ठीक है, यहां टीयर का मतलब लेयर ही है। टीयर वर्ड जो है वो टेक्निकल है, जिसका सामान्य अंग्रेजी मतलब क्या है? लेयर, एक अलग हिस्सा। तो टीयर लेयर एक ही बात माना जाएंगे। फिर अब आ जाओ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। टू टीयर के एडवांटेजेस क्या है? पहला, द सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों 3 टीयर के मुकाबले क्या है? पास पास है। इसका मतलब क्या है? डेटा ट्रांसफर में समय कम लगेगा, 3 टीयर में ये समय ज्यादा लगेगा। तो उस मामले में हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? बेटर होगी। नंबर 2, सिंस प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मोर यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। 1 टीयर में सारा काम एक ही मशीन करती थी, सेपरेशन होता ही नहीं था, तो क्या वहां काम अच्छा मिलेगा क्या? लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को हमने क्लाइंट कहा, डेटाबेस को हमने सर्वर कहा, तो दोनों के बीच क्लियर सेपरेशन से काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नेक्स्ट, बाय हैविंग सिंपल आर्किटेक्चर, 3 टीयर के मुकाबले ये कैसा है? सिंपल है। इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन द एंटायर सिस्टम स्मूथली। एडवांटेज का सिंपल सा लॉजिक ये है, अपने को, एडवांटेज का सिंपल सा लॉजिक है, अपने को अपने के नीचे वाले से कंपेयर कर लो, आपको अपने में एडवांटेज दिखेंगे। और अपने में डिसएडवांटेज देखना है तो अपने से ऊपर वाले को देख लो, आपको अपने में कमी कमी नजर आएगी। आपको खुश रहना है तो हमेशा नीचे देखा करो, मेरे से नीचे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है ना? हर दिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम देखें तो कितनी चीजें हमें मिलती हैं अपने आप। वी मस्ट बी थैंकफुल टू द गॉड एंड आवर पेरेंट्स कि उन्होंने इतनी चीजें हमारे लिए इकट्ठी कर दी या दे रहे हैं। बताओ, कई तो दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है, और अपन इसी के लिए माथापुड़ी में लगे हुए, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, क्योंकि आप अपने ऊपर वालों को देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं बताऊं एक खास बात, अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो तो देखो इस पे बात थोड़ा ध्यान देके। अगर आपके पास रहने के लिए खुद के मकान है, किराए पे आप नहीं रहते, तो हिंदुस्तान में तो कई लोग आज भी किराए पे रहते हैं, खुद के मकान वाले तो आज भी हिंदुस्तान में कम है, तो आप भाग्यशाली हो, सही सलामत हो। भगवान ने सारे कलपुर्जे ठीक बनाए हैं, काम करते हैं, आंखें भी सही है, हाथ भी सही है, अपंग नहीं हो आप। बताओ आप भाग्यशाली हो कि नहीं हो? है ना? अच्छा, जब चाहते हो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस मना लेते हो, जेब में पैसा है। कईयों को तो वो भी नसीब नहीं होता, भीख मांगते मिलते हैं ना, आप भाग्यशाली हो। अपनी मर्जी का कोर्स चुन के इस क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो, अति भाग्यशाली हो। और अच्छे घर घराने से आते हो जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारे से तो कई लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिले। बताओ, फिर अपने आप को कमतर आंकते ही क्यों हो? और नीचे देखोगे तो आपको सब मिलेगी एडवांटेज। अब आप देखना शुरू कर दो, अनंत अंबानी को बहुत सारे डिसएडवांटेज, मजे हैं उसकी तो जिंदगी में, कुछ नहीं भी करे तो आईपीएल के मैचेस में रोज दिख जाया करता है, बहुत डिसएडवांटेज। उसकी शादी की कहाँ होने जा रही है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते, बड़ी डिसएडवांटेज। उसका बाप मुकेश अंबानी, हमारे तो नहीं है, बड़ी डिसएडवांटेज। अपने नीचे देखो, मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज का एक ही नियम है, डिसएडवांटेज देखनी हो तो कहाँ देखो? ऊपर 3 टीयर आर्किटेक्चर पे देखो। और अपने में एडवांटेज ढूंढनी हो कहाँ देखो? 1 टीयर आर्किटेक्चर में कितना बढ़िया हूँ। ठीक है, जिंदगी का फिलॉसफी है, हमेशा खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, नीचे देखना चाहिए, ऊपर देखो ही मत। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर वाले के भी एक ऊपर होता है। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके सामने भी एक क्रैक बैठा है, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया का छोटा सा देश होते हुए मानता नहीं है इसका कहना। बताओ, कहता मिसाइल मत छोड़, कभी छोड़ूंगा। छोटे बच्चे जैसा है वो, मना करो पहले करता है। घर में होते हैं ना छोटे बच्चे अपने, कहीं उधर नहीं जाना है, पहले जाऊंगा। इसलिए आजकल उल्टा समझाना पड़ता है, उधर जा, नहीं जाऊंगा। छोटे बच्चे होते हैं ना आजकल, ऐसा करना पड़ता है। अपन उनको कहते हैं सो जा, नहीं सोएंगे। कई बार स्कूल से आप भी घर आते थे, माँ बाप ये चाहते हैं सोआ जावे, तो फिर दोपहर की ट्यूशन में भेजना पड़ेगा, खिला पिला के खेलने भेजना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक विकास भी जरूरी है। हम कहते हैं सो जा, नहीं सोऊंगा। हम उसको सोना मत, मजा ले तू सोया, नहीं मैं सोऊंगा। हम यही तो चाहते हैं, तू सो रहे। तो उल्टा समझाना पड़ता है आजकल अपने लोगों को, तो है ना वैसे
बताओ, ऐसे ही हुए बड़े हुए। और आज के बच्चे तो खतरनाक है, उनको उल्टा ही समझाना पड़ता है। नहीं तो आइसक्रीम ही खानी है तेरे को, नहीं खाऊंगा, और तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, नहीं आइसक्रीम दो, मचलने लग जाएगा तुरंत, आइसक्रीम खानी है। अरे टॉन्सिल्स हो रखे है तेरे को, मम्स हो रखे है तेरे को, कहाँ आइसक्रीम खिलानी तेरे को। लेकिन आइसक्रीम वाला बाहर से निकल जाए घंटी बजाते हैं, नहीं आइसक्रीम खानी है मेरे को, सड़क पर नाटक कर दे आपके सामने। बताओ करते कि नहीं करते? तो अपने अपने हैंडल करने के तरीके हैं ना अपने। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का तरीका हमने समझ याद कैसे रखना है ना। ये पॉइंट क्यों समझाया मैंने? डिसएडवांटेज के लिए 3 टियर देख लो, एडवांटेज के लिए 1 टियर देख लो, अपना भी याद आ जाएगा क्या पॉइंट लिखना है अपने को। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है 2 टियर के? परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट इफ नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस। 100 से ज्यादा यूजर हुए नहीं, आपके परफॉर्मेंस में जबरदस्त गिरावट आएगी। दूसरी डिसएडवांटेज, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का नाम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एमएस एक्सेस की बात हो रही है। एमएस एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, ये सारे क्या कहलाते हैं? डीबीएमएस। इस बात का मतलब समझ लो क्या कह रहा है ये। 2 टियर आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मिलते नहीं है आपको जिनका यूज करो, है ना। एमएस एक्सेस हो सकता है, और भी ऐसी 2-1 छोटे छोटे और हैं जिनका हम यूज किया करते हैं, सबसे पॉपुलर एमएस एक्सेस ही है। लेकिन जैसे ही आप 3 टियर और एन टियर आर्किटेक्चर में जाते हैं, वाइड वैरायटी मिल जाती है। ओरेकल यूज कर लो, इन्फॉर्मिक्स यूज कर लो, पावर बिल्डर यूज कर लो, माई एसक्यूएल यूज कर लो, DB2 यूज कर लो, कैल्क यूज कर लो, बहुत सारे मिलते हैं ऑप्शन। तो हमें 2 टियर में लिमिटेशन है, हम कौन सा डीबीएस यूज करेंगे उसके लिए ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। तो क्या समझा हमने 2 टियर आर्किटेक्चर के बारे में? ये 2 लेयर का बना होता है, एक में प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन जुड़ी हुई मिलेगी और दूसरे में डेटाबेस अलग मिलेगा। एडवांटेजेस क्या हैं? 3। कौन से? सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी क्योंकि दोनों पास पास होता है, ठीक है, 3 टियर के मुकाबले। दूसरे एडवांटेज क्या है? प्रोसेसिंग शेयर्ड होती है, क्लाइंट अपना काम करता है, सर्वर अपना काम करता है, तो क्लियर सेपरेशन का काम अच्छा होता है। तीसरा, सिंपल आर्किटेक्चर है, किसके मुकाबले? 3 टियर के मुकाबले, इसलिए इसको बनाना और चलाना भी आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस कम हो जाएगी अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगले 2 मिनट में 3 टियर चूंकि पूरा पढ़ लिया, फिनिश कर दें इस टॉपिक को अपन, ठीक है, ताकि कल इसको वापस से लेना नहीं पड़े। 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा सबको अलग अलग कर देंगे। चित्र देख लो आप, तीनों का अलग अलग किया कि नहीं किया अपन ने? 2 टियर में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एक जगह और डेटाबेस अलग दिखा आपको, और 3 टियर में आपको क्या मिल रहा है? तीनों अलग अलग नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ इस चित्र में है कि नहीं है? ऊपर वाली कौन सी है? प्रेजेंटेशन, जिसमें कई सारे क्लाइंट बता रखे हैं, एप्लीकेशन बीच में बता रखा है, डेटाबेस में तीसरी लेयर बता रखी है जहां कंपोनेंट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों लेयर अलग अलग हैं या नहीं है? तो अगर तीनों अलग अलग हो जाए तो इसको क्या नाम देंगे अपन? 3 टियर आर्किटेक्चर। डेफिनेशन वही है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इट ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल एंड डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है? वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर जो चीज उपलब्ध है वो यूजर को टच स्क्रीन पे या इनपुट करने के लिए उपलब्ध करवाना। एप्लीकेशन का नाम क्या होता है? यहां पे एप्लीकेशन कहलाती है मिडिल टियर। 3 टियर में ये कौन सी लेयर हो गई? प्रेजेंटेशन और डेटाबेस के बीच में आ गई ना, तो बीच वाली को क्या कहते हैं अपन? मिडिल टियर कह सकते हैं 3 टियर में, ठीक है। या फिर लॉजिक टियर भी कहते हैं, या फिर बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं, तो कई नाम हो गए। एप्लीकेशन टियर के कितने नाम हो गए? मिडिल टियर, बिजनेस लॉजिक और लॉजिक टियर, ये 3 नाम है इसके। दिस टियर इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टियर। प्रेजेंटेशन टियर के कहने पे ये काम करती है। अगर प्रेजेंटेशन टियर में आपने खरीदारी का कोई डेटा दिया ई कॉमर्स का, तभी तो ये काम करेगी। मैं केवल देख के चला गया, तो बताओ क्या प्रेजेंटेशन टियर के बाद एप्लीकेशन टियर का कोई काम है क्या? मैंने प्रोडक्ट देखा, उसके फीचर्स देखे, कोई खरीदारी नहीं की और मैं बाहर आ गया, तो न तो एप्लीकेशन टियर ने कोई काम किया, न डेटाबेस टियर में कोई नया स्टोरेज हुआ, जो था वो डिस्प्ले हो गया बस। तो बताओ एप्लीकेशन टियर कौन पुल करता है? प्रेजेंटेशन टियर पुल करके लाया करती है। इट कंट्रोल्स द एप्लीकेशन फंक्शनलिटी बाय परफॉर्मिंग द डिटेल प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग किसका जिम्मा है? प्रेजेंटेशन का कि एप्लीकेशन का कि डेटाबेस का? तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, प्रोसेसिंग टियर। क्या नाम कह सकते हैं इसको अपन? प्रोसेसिंग टियर। तो प्रोसेसिंग किस में होती है हमारी? मिडिल टियर में, एप्लीकेशन टियर में। तीसरा है डेटाबेस टियर। This tier houses the data server where the information is stored and retrieved. Data in this tier is kept independent of the application server or business logic. 3 tier आर्किटेक्चर में सबका काम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। प्रेजेंटेशन टियर ना डेटा पे डिपेंड करती है, ना एप्लीकेशन लॉजिक पे डिपेंड करती है। एप्लीकेशन लॉजिक टियर ना प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है, ना डेटाबेस पे डिपेंड करती है। और डेटाबेस टियर भी ऐसी है, ना प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है, ना एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या? किसी भी टियर पे किसी भी चीज को बिना किसी दूसरे से पूछे बदल सकते हो। बदलते कि नहीं बदलते? मेरे पास आज ये हैंडसेट है, कल मैं इस हैंडसेट को बदल दूंगा
तो बताओ क्या मुझे फ्लिपकार्ट वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी कि यार मेरे को दोबारा चलाना है, चलाने देगा क्या मेरे को इस फोन के अलावा दूसरे फोन पे? पूछता हूं क्या मैं? या वो मुझसे पूछता है क्या जब अपने कुछ नए प्रोडक्ट डालता है? तो बताओ हम दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? तो प्रेजेंटेशन टीयर इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डेटाबेस टीयर, एप्लीकेशन इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस टीयर, डेटाबेस टीयर इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन टीयर इन व्हाट? 3 टीयर आर्किटेक्चर। सब सेपरेट हैं, किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं है, इसलिए जब चाहो किसी को किसी के बिना पूछे बदल सकते हो। एडवांटेज है कि नहीं है? बस ये बातें पढ़नी है अपने को, एडवांटेज डिसएडवांटेज में पढ़ के फिनिश करते हैं अपन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अगले 2-3 मिनटों में। पहला, क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। हर चीज एक दूसरे से अलग है। बताओ 2 टीयर से ज्यादा बेटर है कि नहीं है? 2 टीयर में भी अलग थी, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एक जगह थी, डेटाबेस अलग थी। इसमें क्या हो गया? प्रेजेंटेशन भी अलग, एप्लीकेशन भी अलग, डेटाबेस भी अलग। ज्यादा बेटर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ज्यादा बेटर हुआ कि नहीं हुआ? बेटर हुआ ना ज्यादा। सेकंड, डायनामिक लोड बैलेंसिंग। अगर आपके पास सब काम अलग अलग लेयर पे हो रहा है और कल को मालूम पड़ा इस डेटाबेस टेयर के पास में काम ज्यादा था और एप्लीकेशन वाले कंप्यूटर खाली पड़े थे, तो मैं कुछ डेटा इनके पास भी स्टोर करवा सकता हूं, और ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो क्या हुआ? किसी के पास काम ज्यादा था, किसी के पास कम था, तो सर्वर ने क्या किया? लोड को सबको बराबर बराबर बांट दिया। इसको नाम क्या दिया अपन ने? डायनामिक लोड बैलेंसिंग। कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? पॉसिबल है या नहीं है? अपने आप होता है। किसमें होता है ये? अपने आप हुआ करता है। किसमें होता है ये? 3 टीयर आर्किटेक्चर में। अगर किसी टीयर पे लोड जरूरत से ज्यादा है और कोई लेयर फ्री बैठी है, तो अपने आप उसका लोड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसको नाम क्या दिया हमने? डायनामिक लोड बैलेंसिंग। ये किस में होता है? 3 टीयर आर्किटेक्चर में होता है। तीसरी बात क्या है? चेंज मैनेजमेंट इज वेरी इजी। बॉटलनेक का मतलब होता है किसी टाइप की प्रॉब्लम, कोई टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको नाम क्या देते हैं? बॉटलनेक आ गई हमारे। ठीक है ना, बॉटल की नेक हमेशा पतली होती है ना, तो कोई चीज फंस जाती है ना वहां पे, और पीछे का हिस्सा बड़ा मोटा होता है, वहां पे कोई चीज फंसती नहीं है। तो बॉटलनेक का मतलब कोई ना कोई टाइप की प्रॉब्लम आ गई आपकी, तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप लोड बैलेंसिंग अच्छा सा कर लोगे तो। तीसरा है चेंज मैनेजमेंट। चूंकि तीनों अलग अलग हैं, इसलिए कभी भी किसी को आसानी से चेंज कर सकते हो 2 टीयर के मुकाबले, 1 टीयर के मुकाबले। तो 3 एडवांटेज क्या होगी? पहले कौन सी होगी? क्लियर सेपरेशन। दूसरी बात क्या होगी? डायनामिक लोड बैलेंसिंग। तीसरी बात क्या होगी? चेंज मैनेजमेंट। आओ 3 डिसएडवांटेज पढ़ के फिनिश करते हैं। पहला, इट क्रिएट्स एन इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। 2 टीयर के मुकाबले इसमें ट्रैफिक कम होगा कि ज्यादा होगा? भीड़ ज्यादा होगी ना। एसी के 3 टीयर में ज्यादा लोग सफर करते हैं 2 टीयर के मुकाबले कि नहीं करते? 2 टीयर में 2 सीटें सामने 2 इधर होती हैं, साइड वाली छोड़ दो इधर, 2 और 2 4 ही हुए, लेकिन 3 टीयर में कितने हुए? 3 और 3 6। ट्रैफिक ज्यादा है कि नहीं है? तो बताओ मैनेज ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा 1 टीयर होता तो मैनेज करने की जरूरत नहीं, सारा कंपार्टमेंट ही मेरा है ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ में, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, आप सफर कर रहे हो और सामान आपने ज्यादा लिया हुआ है और आप ही सब सामान नीचे भर देते हो, तो दूसरे आके जो सीटों पे बैठते वो नहीं कहते कि भाई साहब क्या आप ही जा रहे हो क्या ट्रेन में, कोई और दूसरे नहीं जा रहा है, हटाओ अपना सामान हम भी रखेंगे। अब आपस में कई लोग लड़ पड़ते हैं कि नहीं लड़ पड़ते हैं, फिर टीटी को बुलाया जाता है, हाँ भाई तू ही इनको समझा। तो बताओ ट्रैफिक मैनेजमेंट वही तो आके करता है कि भाई आपकी कौन सी सीटें हैं, कि साहब मेरे पास ये 2 सीटें हैं, तो 2 सीटें जितना सामान ले ले, बाकी जो 4 लोग आए हुए हैं वो भी तो अपना सामान रखेंगे, इनको भी तो जगह दो, सिंपल सी बात। लेकिन वो हम आपस में निपट रहे हैं क्या? कौन निपटा रहा है हमारे को? ट्रैफिक मैनेज करने वाला कौन? टीटी। तो बेसिकली हमारे पास भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, बॉटलनेक्स आते हैं, तो ट्रैफिक को मैनेज करने का एक लॉजिक अलग से डालना पड़ता है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। काम मुश्किल नहीं है पर एडिशनल कॉस्ट तो मांगते ही है ना, कि नहीं मांगता? बताओ मेरे को। सड़कों पे पहले आराम से ट्रैफिक चल रहा था, फिर मालूम पड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो सरकार को ट्रैफिक लाइट भी लगानी पड़ती है, पुलिस वाला भी खड़ा करना पड़ता है। क्या ये ओवरहेड कॉस्ट नहीं बढ़ी हमारी? पहले तो काम आसानी से हो जाता था हमारा। बात आ रही है समझ में सबको? नेक्स्ट, करंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर। अभी जो 3 टीयर आर्किटेक्चर को चलाने वाले टूल हैं, क्या वो एफिशिएंट है? क्या नहीं है, क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है। और तीसरी बात, मेंटेनेंस जो इनको करने वाले टूल है वो भी अभी विकसित हो रहे हैं। तो अभी कुल मिला के 3 टीयर टेक्नोलॉजी क्या है? इवॉल्विंग फेज में है। इसलिए छोटी बहुत दिक्कतें जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कई बार तरीके नहीं मिल पाते, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। बात आ गई क्या सबको समझ में? तो आज एक बार रीड कर लेना, कल मैं दोबारा से इसको एक बार याद करवाने की कोशिश करूंगा आपको।